So started. Started, sir? Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Good afternoon to all of you again. इतना इतना देर से बात करने के बाद जब मैं ये बोलता हूँ हम लोग को awkward ही लगता है। मॉर्निंग से आफ्टरनून हो गया। अरे यही ऑफलाइन में बात करते करते इतना टाइम निकल जाता है ना, ऑनलाइन वाले को लगता है सर इतना देरी कर रहा है। ठीक है, देरी तो नहीं करता हूँ, इवन शेयर के क्लास में भी होता है। 9:45 क्लास है, बात करते करते 10-15 आधा घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर ऑनलाइन में सब वेट ही करता रहता है। ठीक है, ओके चलो। तो फिर बेसिकली इनकम टैक्स बेसिक्स में हम लोग जस्ट एकदम बेसिक लेवल में बात करना स्टार्ट किए हैं, जिसमें इतना समझ में आया है कि इनकम टैक्स क्या है। जिन लोगों का मिस है मैं उनको ग्रुप में शेयर कर दिया इनकम टैक्स बेसिक्स का लेक्चर, एक बार देख लीजिएगा। इनकम टैक्स का सिंपल मतलब ये है ना सर कि कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ, है ना। चार्ज सबसे आया है ये। और इसमें इनकम टैक्स के बारे में एक बहुत सिंपल सा लाइन भी लिखा है आप लोगों को कि एवरी पर्सन आर लायबल टू पे टैक्स। नहीं लिखा है? लिखाना तो चाहिए, नहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना? हाँ, एवरी पर्सन आर लायबल टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम एज पर देयर रेजिडेंशियल स्टेटस। ये लाइन नहीं है, लाइफ है। इनकम टैक्स का लाइफ है ये। यानी इफ यू अंडरस्टैंड दिस लाइन ना, देन यू विल अंडरस्टैंड एंटायर इनकम टैक्स। इस लाइन पे ही पूरा इनकम टैक्स का सारा चीज छुपा हुआ है। इनकम टैक्स को जानना है तो पर्सन को जानना है, इनकम टैक्स को जानना है तो टैक्स को जानना है, इसे जानना है तो इनकम को जानना है। ठीक है, पर्सन के बारे में बात किए थे ना, ये वाला 7, नॉर्मली 7 पर्सन के बारे में इनकम टैक्स पॉपुलरली बोलते हैं, कभी कभी एक्सटेंड करके 8 हो सकता है क्योंकि किसी किसी जगह में लोकल अथॉरिटी को अलग से बोला है। मैं इसको 7 नंबर पॉइंट पे बोल देता हूँ। तो ये जो 7-8 पर्सन जो इनकम टैक्स ने बोला है, ये 7-8 पर्सन को इनकम टैक्स क्यों आइडेंटिफाई किया है? क्योंकि गवर्नमेंट को हर किसी को अपने स्कैनर पे रखना है कि किससे किससे इनकम टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर अर्निंग कैरेक्टर। डिपेंडिंग ऑन देयर अर्निंग कैरेक्टर। अर्निंग कैरेक्टर समझते हो ना? जैसे इंडिविजुअल अपने जो इनकम करते हैं, इंडिविजुअल का जो अर्निंग कॉन्सेप्ट है वो अपना कॉन्सेप्ट है कि हम इंडिविजुअल है, इंडिविजुअली कमाते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ना हर कोई नहीं कमाता, क्योंकि वो ओवरऑल फैमिली बिजनेस से इनकम होते हैं। उसमें ऐसे भी लोग होते हैं जो कमाता नहीं है लेकिन फैमिली का हिस्सा है, हकदार है, और जो भी कंजम्पशन भी करते हैं इवन उसको इनकम का पार्ट भी मिलता है। अगर तुम उस बाप का बेटे हो तो तुमका उस दुकान में हिस्सा है, भले ही तुम दुकानदारी नहीं करते लेकिन हिस्सेदारी है। तो वेरी इंटरेस्टिंग है। मेरे मैटरनल फैमिली में है, मामा घर में, तो इन लोगों का कोलकाता में मिठाई का दुकान है, ठीक है, स्वीट शॉप। तो पहले इन लोगों का 3-4 दुकान था। अभी झगड़ा मारपीट होते होते, मैंने मारपीट माने वही जैसे फैमिली कलेश होते हैं ना, मारपीट नहीं, इट्स लाइक फैमिली डिस्प्यूट। डिस्प्यूट होते होते अभी 2 ही दुकान बचा है, ठीक है। लेकिन सब लोग अलग अलग हो गए, लेकिन फिर भी उसमें से एक दुकान, एक फैमिली अभी भी, मैंने पहले एक्चुअली 3 नाना जी का, मैंने नाना जी इन द सेंस समझते हो ना, ग्रैंड फादर, मैंने मामा का पापा, मैंने माँ का पापा। तो माँ का पापा, माँ का ताऊ, ताऊ ताऊ मैंने जेठू, ठीक है। माँ का पापा, माँ का जेठू, 2 जेठू, ठीक है, मैंने 2 ताऊ जी और एक माँ का पापा, मैंने मेरा खुद का नाना और नाना का 2 भाई। ये 3 भाई, इन तीनों भाई का, मैंने नाना जी का, नाना जी लोग 3 लोग, इनका जो भाई मैंने बच्चा लोग है, कुल मिला के मेरा 11 मामा होता है। ठीक है, कुल मिला के मामा, ये सर गुड आफ्टरनून, मेरा मामा हो रहा है 11। तो बचपन में जब मेरे को कोई पूछता था तेरा कितना मामा है, तो मैं बोलता था 11। तो कोई कोई बोलता कौरव फैमिली से आ रहे हो क्या? ठीक है, मैं बोले पता नहीं, क्योंकि क्या है ना, जॉइंट फैमिली थे। तो हम लोगों को कभी ऐसा नहीं सिखाया गया कि यही तुम्हारा मामा है और वो लोग नहीं है, ऐसा नहीं बोला गया था कि वो पराया मामा है, या फिर वो, उसको हम लोग बंगाली में खुड़तू तो जाटू तो करके बोलते हैं ना, ठीक है। तो ऐसा करके नहीं समझाया गया। जो पूरा फैमिली का बड़ा है वो मेरा एक्चुअल में मामा अपना मामा नहीं है, वो पूरा फैमिली का हेड है, लेकिन हम उसी को बड़ा मामा बोलते हैं।
ठीक है, जैसे ज्वाइंट फैमिली में कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट। और जो मेरा मामा, वो सबसे छोटा में से आता है, लेकिन वो ज्वाइंट में सबसे छोटा है, इसलिए मैं उसको छोटा मामा ही बोलता हूँ, लेकिन रियल में वो मेरा ही अपना शायद बड़ा मामा हो, काइंड ऑफ। लेकिन सिचुएशन ऐसे होते हैं। अब इनका दुकान जो है, अभी एक नाना जी का जो बच्चा लोग है, वो लोग 6 भाई है। वो 6 भाई अभी भी एक साथ है, और उनका दुकान आज भी एक साथ है। हाँ, मैंने टोटल 11 में से 6 एक ही नाना का था। वो 6 लोग अभी भी एक साथ है, दुकान चला रहे हैं। मैंने 6 भाई, 6 भाई का पूरा परिवार लोग सब एक साथ ही रहते हैं। रिसेंट रिसेंट में उन लोगों का फैमिली जो है, मैंने रहने का सिस्टम अलग हुआ है। पहले मैंने खाना पीना पहले एक होता था, वो रिसेंटली अलग हुआ है, जैसे समय के साथ साथ सब हुआ है। क्योंकि आजकल कोई किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो समय का सिचुएशन ऐसा है। लेकिन दुकान आज भी एक है। तो उसमें से एक मामा, उसका ना माथा थोड़ा सा खराब है, खराब इन द सेंस उसका तबीयत खराब है, एज हो गया है, रिसेंटली उनका डेथ भी हो गया। तो उसके पहले वो ज्यादा काम नहीं कर पाते थे, इवन दुकान में जाके बैठ के दुकानदारी भी नहीं कर सकते, लेकिन उसको सेम हिस्सेदारी, जस्ट बिकॉज वो सेम ही फैमिली से बिलोंग करता है, HUF। ठीक है, ओनली जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो थोड़ा ज्यादा पैसा रखता था, क्योंकि वो मैनेजमेंट करता है, बिजनेस को एक मैंने बढ़ाता है। बाकी जो भाई लोग हैं, उसको को पर्सनर्स के नाम पे हम लोग बोलते हैं, कि फैमिली को छोड़ के बाकी जो भी है को पर्सनर्स है। तो वो लोग काम करते हैं ड्यूटी के हिसाब से अपना, जो यहाँ पर सैलरी सिस्टम भी उनको देखा गया। एक्चुअली सैलरी नहीं है ये, ठीक है, लेकिन काम करने कुछ तो मिलेगा। तो जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो पूरा कॉन्सेप्ट को चलाते हैं, वो सबका सैलरी सिस्टम कर दिया, खुद का भी सैलरी रखा, क्योंकि वो ज्यादा मैनेज करते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा रखता है। इसको लेके बाकी लोगों को चिढ़ है कि नहीं तुम भी तो हो, तो तुम क्यों ज्यादा रखोगे। तो बाकी लोग तो मैनेज नहीं कर सकते, दुकान चल रहा है उसके कारण, तो थोड़ा ज्यादा रख ही सकता है ना। जैसे इंडियन टीम पे 11 प्लेयर खेलता है, लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा का फीस बहुत हाई है, बिकॉज ऑफ देयर सीनियरिटी, देयर लीडरशिप स्किल्स, देयर एक्सपीरियंस एंड देयर स्टेबिलिटी इन दी टीम, है ना। अब जो लोग नया नया घुसा है, लाइक शुभमन गिल एंड एटसेट्रा, ये लोग जाके बोलेगा हम भी तो तुम्हारे साथ एक साथ खेल रहे थे, तुम्हारा जितना सैलरी होता है हमें भी उतना देना है। ये तो बात कुछ समझ में नहीं आए। तो ये कॉन्सेप्ट तो हर जगह में होता है, तो ये फैमिली में सभी को थोड़ा समझना चाहिए कि भाई वो कैप्टन है, उसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। लेकिन फैमिली ना इसी मुद्दे को लेके लड़ते रहते हैं, ये नहीं वो क्यों ज्यादा पैसा उठाएगा। ऐसा करते करते फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस आज के डेट में धीरे धीरे काफी कम हो जा रहा है, काफी कम हो जा रहा है। बहुत चिंता कर, मेरा एक चाय वाला है, बहुत पुराना दुकान है इन लोगों का, 100 साल हो गया दुकान का। मेरे मामा लोगों का जो दुकान है मिठाई का, ऑलमोस्ट 100 years। मैंने मिठुन चक्रवर्ती मेरे नाना जी के साथ एक साथ, क्या बोलना नहीं चाहिए, बीड़ी फूकता था। सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग सर। मिठुन चक्रवर्ती का जो पुराना घर जहां पर है, वहां पर तब मिठुन चक्रवर्ती मिठुन नहीं बना था, ठीक है, तब वो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत थिएटर नाटक करता था। और मेरा जो नाना था, वो बड़ा शौकीन बंदा था, वो यात्रा करता था, यात्रा समझते हो, वो थिएटर का ही पुराना रूप, ठीक है, यात्रा करता था, और बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ एकदम। और मामा घर में सब बड़े आर्टिस्ट जाते थे, इवन मैं तो ऐसे भी सुना हूँ कि मिठुन को भी एक बार ले जाने का बात हुआ था, पर उसके बाद नाना जी का थोड़ा, मैंने घर पे ही लेके जाते थे, घर पे फंक्शन होता था, मैंने ऐसा बात था। तो उन्होंने सेलिब्रिटी लोगों के लिए सैलून भी बना दिया, मैं मिठाई दुकान छोड़ के। मेरा नाना, मैंने उस टाइम पे तो कोलकाता बहुत ही रिच सिचुएशंस में थे, 1950-60s का बात कर रहा हूँ, तब कोलकाता में बॉलीवुड के लोग भी बहुत सारे इधर ही आते थे फिल्म बनाने के लिए। तो मैंने काफी फिल्म आर्टिस्ट लोगों के साथ उठना बैठना हो गया था नाना जी। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, उनका यात्रा का जो शौक से वो करता था वो करता था, लेकिन वो मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए सैलून, मैंने वो जैसे आजकल हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मैंने सैलून ही तो बोलते हैं ना, पूरा एकदम हाई फाई सैलून बना दिया। बाद में चला नहीं पाया, डूब गया था, लेकिन कोशिश किया था उन्होंने। जो भी हो, अब मिठुन चक्रवर्ती का केस में मुझे पता चला बाद में। तो मिठुन का घर तो मुझे, मैं बचपन में मेरे को लगता था कि ये लोग झूठ बोलता है या फिर कहानी बोलता है, लेकिन बाद में जब मैं कोलकाता में आया ना, तो तब तो मेरे को पता था कि मिठुन का पुराना घर कहाँ है।
तो मैं, मेरा जो एक भाई है दादा टाइप का, मैं उसको बोला चल ना घूमने। तू नहीं जानता इधर मिठुन का घर है? बोले सच में है क्या? बोले हाँ चल दिखाते हैं तेरे को। तो मेरे को सच में लेके गया, आईडी टोला के पास है, ठीक है। तो वहां पर मिठुन का घर दिखाया। मिठुन मिठुन आज भी वो आईडी टोला का बात करता है। ये जो रिसेंटली उसको मूवी का सबसे इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड क्या है, दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के मूवीज लाइन में इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड होता है। दादा साहेब फाल्के एक्चुअली वो इंसान है जिन्होंने सबसे पहले ये हमारे देश में ना सिनेमा बनाया था, मूविंग सिनेमा बनाया, ठीक है। तो इसलिए दादा साहेब फाल्के के नाम पे ही सबसे हाईएस्ट अवार्ड सिनेमा आर्टिस्ट को दिया जाता है। तो वो जब अवार्ड लेने गया था दिल्ली में, तो अवार्ड लेते लेते ना वो अपना वो पुराना घर, पुराना नीमतला स्ट्रीट का जो बात है वही जिक्र कर रहा था। तो वो बार बार बोल रहा था कि किसको पता था कि एक लोअर मिडिल क्लास निमतला स्ट्रीट के आईटी टोला के उस गली से, वो एक गरीब बस्ती से भी एक इंसान आज इंडिया के टॉप रेटेड एक्टर बन के उभर के आ सकता है। वो बात वो ही कह रहा था, और बहुत ही नॉर्मल फैमिली से वो बिलोंग करता था। तो अगर मैं इस तरह से पहुंच सकता हूँ तो कोई, इवन उस सिर्फ उतने उसका अपना नक्सल लाइफ का बात कर रहा था कि उस टाइम पे वो नक्सलाइट सिस्टम काफी हो गया था पश्चिम बंगाल में ना, चारों तरफ खून और मिठुन खुद नक्सल करता था। नक्सल थे, अरे इसीलिए तो इतना टफ है, देखते नहीं उसका। हाँ, वो जो उसका जो मैंने एक अलग ही उसका एंग्रीनेस, ठीक है, वो नक्सल है। वो खुद भी बोलते हैं नक्सल किया, यानी हर तरह का पॉलिटिकल सिचुएशन से गुजरा है। नक्सल माने बेसिकली एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी, बोमा मारना, गोली बंदूक रखना, सब कुछ किया है उसने। तभी उसको एक फेमस डायरेक्टर मृणाल सेन बोल के उसको देख लिया था, इस बंदे पे दम है, इससे एक मूवी बनाएंगे। और फिर, ठीक है, फिर वो मूवी बना, उसका नाम है मृगया बोल के, और उसका पहला मूवी नेशनल अवार्ड में गया। उसका पहला मूवी नेशनल अवार्ड। और उसके बाद उसको काम नहीं था क्योंकि वो थोड़ा डार्क था। तो बॉम्बे में उस टाइम पे राजेश खन्ना लोगों का जमाना है ना, अमिताभ बच्चन का सुपर माने चल रहा है ऐसे हालत में। और मिठुन उतना थोड़ा सा क्या है ना, गुंडा टाइप पे लुकिंग्स में जा रहे हैं, कोलकाता से है, बंगाली इस स्टाइल में हिंदी बोलता है, तो कोई उतना उसको वैल्यू ही नहीं कर रहा। इवन वो बोला भी है कि अपने इंटरव्यू में बहुत बार कि मैंने नेशनल अवार्ड के बाद 3-4 साल उसके पास कोई काम नहीं था, इवन सोने के लिए किसी के घर के छत पे एक टांकी होता था पानी का, उसके नीचे सोता था। ये उसने अपने बार बार बोला ये चीज। और आज भी वो बहुत सिंपल रहते हैं, एक बहुत पैसा कमाया, बहुत होटल वगैरह है उसका, लेकिन नीमतला को कभी नहीं भूलता है। बार बार बोलता है कि आई एम फ्रॉम नीमतला स्ट्रीट। तो बताइए जानिस नीमतला स्ट्रीट को था नाम, आईडी टोला घाट, ठीक है। कोलकाता का पुराना एरिया है बहुत ही, अभी तो वहां पर पूरा बस्ती बन गया है मैंने, बड़ा घर देखने से पता चल जाएगा ओल्ड है, बट खत्म हालत में है वो देखने से पता चल जाएगा। तो वही मेरे नाना जी का वो कहानी में बाद में पूरा टैली कर लिया। नॉट इम्पॉसिबल। मैंने दुकान, मेरे दुकान उस एरिया का एकदम प्रोमिनेंट पोजीशन पे, आज भी दुकान बंद पड़ा है। ये लोग डिस्प्यूट करके हिंदुआनी में दुकान बंद पड़ा है आज भी। लिया मैंने क्या, सब भागा भागी में। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट ही करना है लेकिन कोई कर नहीं रहा है। ठीक है? तो ऐसे हालत में है सब। और उसी दुकान में मिठुन चक्रवर्ती मिठाई भी खाता था, और मेरे दादा नाना जी के साथ बीड़ी भी फूका है, ऐसा मैंने सुना है अपने घर वाले से। अब आई डोंट नो इसका रियलिटी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जो है, अब मैं इतना हिंदू एंडेवरेट फैमिली में क्यों कहानी सुना रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मुझे हिंदू एंडेवरेट फैमिली के बारे में बात करना है। लास्ट दिन मैंने आपको इंडिविजुअल्स पे बात किया था ना। चलो, अगर कोई पर्टिकुलर मैटर घर पे देख लो ना, तो इतना कहानी निकल के आते हैं, क्या बता दे। सर स्क्रीन शेयर नहीं। सॉरी सर। मैं बचपन में एक दोस्त को बोला ऐसा, ये मिथुन चक्रवर्ती का ये वाला कहानी है, बोलते हर ट्रिप फेंकू। बोले बहुत फेंकता है ये।
उसके माँ को जाके बोलता है, मैं क्या एक दिन इसके घर देख क्या बोल रहे हैं कि इसके इसका नाना जी के साथ मिथुन चक्रवर्ती बीड़ी पिया है। बोले फेंकता है, सीरियसली नहीं फेंका। आज भी मेरा नानी कुछ दिन पहले ही गुजरा। मेरा नानी के पर्स में ना मेरा नाना का एक फोटो था। मैं नाना को कभी देखा नहीं, मेरे जन्म से पहले नाना मर गए, मैंने डेथ हो गया था मतलब। तो नाना के नानी जी के पर्स में नाना का एक फोटो होता है। उस फोटो में वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता था, नाना जो है वो बहुत ही हैंडसम दिखता था, मैंने एकदम देखने लगेगा हीरो टाइप का देख। बोले इतना सुंदर है तुम्हारा बर, ऐसे करके मैं नानी को बोलता था। बोले हाँ तुम तो ऐसे काली कलोटी, ठीक है, मेरा नानी थोड़ा काला रंग का था, तुम ऐसे काली कलोटी, तुम्हारा हस्बैंड इतना सुंदर। तो बोले हाँ तेरा मामा लोग को देख, मेरा मामा लोग गोरा है, ठीक है, बस मेरा मासी लोग जो है वो थोड़ा काला रंग पे है, लेकिन मामा लोग सब एकदम गोरा चिट्ठा टाइप। बोले इसलिए देख मामा को देख समझ जाएगा कि, लेकिन उससे भी सुंदर था तेरा नाम, ठीक है। तो और उसके साथ जिसके साथ वो फोटो है उस टाइम का, वो बहुत ही फेमस जात्रा आर्टिस्ट थे बेला सरकार बोल के, उनके साथ फोटो है, और इनको क्यों रखी हो साथ में? तो बोलते हैं एक ही फोटो बचा है तेरा नाना का मेरे पास, अब उनके साथ भी हम क्या कर सकते हैं। नानी बहुत गुस्सा करते थे मन ही मन में, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते थे। ये सब मार्केट में तो ऐसे ही होता है ना, माने ये सब जो लाइन है यात्रा थिएटर, है ना, ये सब में क्या है कि माने हीरोइन के साथ थोड़ा रिलेशंस वगैरह हो जाता है लोगों का, ठीक है, और नाना शायद देखने में सुंदर थे तो होगा। नानी को मैं बोलता था, नानी तुमको गुस्सा आता था इसके? हाँ, हाँ, तो ऐसे शर्मा शर्मा ना ना वो सब है ऐसे। नानी लास्ट ईयर नानी का डेथ, एक नानी को ही मैं देखा, इवन नानी नानी ने मेरे को पाला बचपन में। मैंने पाला इन द सेंस, मैंने हम लोग के घर पे जाके काफी दिन तक रहा। मैंने नानी के पास ही, मैं बचपन में जो चीजें होते हैं वो नानी नहीं करा, इसलिए वो नानी से सारा खबर निकालता था मैं। ये जो भी इतना सारा कहानी बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ, ये सारा चीज निकालता था। फोटो में मिला था मेरे को, उससे मैं सारा कहानी कौन है कहाँ से आया क्या है, तभी ये मिठुन का बात तभी मेरे को पता चला। चलो हेडिंग करो। इंडिविजुअल्स के बारे में थोड़ा सा लिख लिए थे। इंडिविजुअल्स के रेट के बारे में भी बातचीत हुआ था कि इंडिविजुअल्स बेसिकली 60 तक का इंडिविजुअल होते हैं, 60 के ऊपर का होते हैं, 80 के नीचे का होते हैं, इसको सीनियर सिटीजन कहते हैं, और 80 के ऊपर वाले होते हैं इसे सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। और इनका टैक्स रेट जो नया आया है, अच्छा ये हम लोग पुराना वाला लिखा था क्या? नया वाला कहाँ लिखे थे? अच्छा नया वाला जो है वो लास्ट क्लास में बस बोले थे कि लिख लेने के लिए, या लिखा भी था मैं? नहीं लिखा नहीं था, बोला था आप लोगों को लिख लेने के लिए, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा आप लोगों को ना हर एक, क्या बोलते हैं इसको, पर्सन्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। पहला ओवरव्यू लिखो रिगार्डिंग एचयूएफ। कहाँ चला गया अभी लिखा? ओहो, पीछे में हो गया, इसके नीचे होना चाहिए। थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है हाँ सर, ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी करना छोड़ रहा हूँ। एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो क्या मतलब है इसका? ऑलरेडी आपको मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के चक्कर में पूरा मेरा मामा घर का कहानी सुना दिया। आप लोग पूछ रहे हो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स जॉइंट फैमिली। क्या है? जॉइंट फैमिली। जैन सिख इज नॉट हिंदू, जैन सिख इज नॉट हिंदू,
but they can also form Hindu undivided family. ठीक है, जैन सिख हिंदू नहीं है, पर वो लोग भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना सकता है। सर हो गया ना कंट्रोवर्शियल पॉइंट, ठीक है। ऐसा क्यों? अगर कोई हिंदू नहीं है तो उसका फैमिली को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्यों बोलेंगे? एक्चुअली यहाँ पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ना किसी धार्मिक एंगल से बोला नहीं है, किसी रिलीजियस पर्पस में इस बात को नहीं कहा गया, ये हिंदुस्तान के एंगल से कहा गया, हिंदू धर्म के एंगल से नहीं बोला है। इट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के जो जॉइंट फैमिली होते हैं और उनका जो कल्चरल बिजनेस कॉन्सेप्ट होते हैं, उस कॉन्सेप्ट से इस चीज को बनाया गया। इसीलिए जैन धर्म अलग होते हैं, सिख धर्म भी अलग होते हैं, बट इनका जो जॉइंट फैमिली बिजनेस का मुद्दा है, जिस तरह से ये बिजनेस का अंदर का सिचुएशन चलता है, वो सिस्टम और नॉर्मल जो हिंदू फैमिली में चलता है वो एक ही सिस्टम। इसीलिए जैन सिख इज नॉट हिंदू, बट दे कैन ऑल्सो फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, लिख नहीं रहे हो आप लोग? लिख नहीं रहे इसको? लिखो, लिख चुके हो? अच्छा, पुराना क्लास में लिख चुके हो, ठीक है, मैच कर लो बट पढ़ाई भी हो जाए। मुस्लिम कैन नॉट फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर ऐसे ही हिंदू मुस्लिम में बड़ा झगड़ा है। झगड़ा कुछ नहीं है सर, मतांतर है, ठीक है। बिलीफ का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, झगड़ा कुछ नहीं है, झगड़ा तो पॉलिटिक्स में। मुस्लिम्स कैनॉट फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखो, अगर झगड़ा करना होता तो हर जगह में झगड़ा कर लेते ना। पूरा दुनिया में 59 मुस्लिम कंट्रीज है वर्ल्ड में, हिंदू कंट्री सिर्फ 2 है मेजोरिटी। एक इंडिया, जैसे तो इसको हिंदू कंट्री भी हम लोग नहीं बोलते। नेपाल भी अपने आप को हिंदू कंट्री नहीं बोलता, बट हाँ मेजोरिटी ऑफ पीपल नेपाल में भी हिंदू है और भारत में भी हिंदू। लेकिन बाकी जो 59 मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये लोग अपने आप को मुस्लिम देश ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्या सभी मुस्लिम कंट्रीज के साथ हम लोग का दुश्मनी? इवन अरब के साथ इंडिया का रिलेशन कितना अच्छा है। अरब जो है कि मुस्लिम का गढ़ माना जाता है ना, जहां से मुसलमान कॉन्सेप्ट या इस्लामिक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। तो अरबियन कंट्रीज के साथ, स्पेशली अगर आप सऊदी अरब को देख लो या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देख लो, इनके साथ इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इवन उसका जो किंग है अरब का, जो राजा का बेटा जो अभी संभाल रहा है, उसका नाम भूल जाता हूँ, तो जब भी आते हैं तुम देखना कि मोदी के साथ उनका रिलेशन कितना अच्छा है। और इवन इससे पहले भी जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ भी रिलेशन अच्छा है। और इनके ये करेंटली जो दुबई का किंग है, इनका तो गजब ही कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि इनके समय में एक और भी अच्छा चीज हुआ है कि क्योंकि बहुत सारे लोग अरब में दुबई में रहते हैं जो भारत के हैं और हिंदू हैं, तो इनको पहले ना अरबियन नेशंस में मंदिर बनाने का कोई राइट नहीं था। बट ये जो दुबई का किंग है, इन्होंने हिंदू के लिए प्रार्थना के लिए, क्योंकि हमें प्रार्थना प्रेयर्स के लिए एक मंदिर का जरूरत होता है जहां पर हम लोग जाते हैं थोड़ा मन का बात करने के लिए, जैसे मुस्लिम अपने इसमें जाते हैं, क्रिश्चियन अपने चर्च में जाते हैं। लेकिन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में मंदिर बनाने का कोई राइट नहीं था। लेकिन बहुत दिनों से, जब से तेल है तब से हिंदू उधर काम करने जाते हैं। तो इनका बहुत दिनों का डिमांड था कि हमारे लिए एक मंदिर बनाया जाए। इवन पहले तो घर पे भी आप मंदिर नहीं रख सकते थे, ऐसा भी था। तो ये अगर मानो कि छोटा सा टेम्पल लेके इधर से जा रहा है, उधर तो टेम्पल मिलेगा नहीं, यहाँ पर मिलता है ना छोटा छोटा होम टेम्पल, वो भी अलाउड नहीं था जिसको आप एयरपोर्ट में लेके जा सकते। तो इस तरह का सिचुएशन था, बट इन्होंने तो बकायदा एक मंदिर ही बना दिया। चलो वो अलग बात। लेकिन मंदिर बनाने दिया, बहुत बड़ा मंदिर बना, बहुत भव्य मंदिर बना, पर बना ना। तो इससे एक पता चल रहा है कि देयर इज नो झगड़ा, कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा ऐसा दुबई में ऐसा क्यों संभव हुआ है जानते हो?
क्योंकि दुबई में एडुकेटेड लोग हैं, पढ़ा लिखा है, ठीक है, सब एक दूसरे का कदर करना सम्मान करना जानता है। कहीं पर कोई मंदिर बनाने से वो देश हिंदू नहीं हो जाते। जैसे हमारे देश में आज भी, इवन बांग्लादेश में, ठीक है, उनको लगता है कि अगर मंदिर रहेगा तो ये कंट्री धीरे धीरे हिंदू का हो जाएगा। ये जो डर मन में लोगों का होता है ना, ये डर किस चीज से आता है? अनएडुकेशन से, लैक ऑफ एजुकेशन से, लैक ऑफ नॉलेज से। अच्छा, कोई किसी को जबरदस्ती कुछ भी नहीं बना सकता। और धार्मिक सिचुएशन एक ऐसी चीज है, ये अंदर से आता है, ठीक है। वो अलग बात है, हिस्ट्री बहुत कुछ हमें सिखाते हैं कि हमारे देश में जो धर्म परिवर्तन हुआ है उसके पीछे और भी बहुत हिस्ट्री है, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता। लेकिन सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो किसी के साथ किसी का बैर है नहीं। अगर बैर होता, माने अगर झगड़ा होता, तो कभी दुबई में मंदिर नहीं बनता। और ये दुबई में इसीलिए पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशनल सिस्टम एंड बैकग्राउंड, कि वो लोग बात को समझा है और दुनिया भर में भाईचारा देख रहे हैं। और भारत तो इतना हिंदुओं का देश है, इधर मस्जिद से, मंदिर से मस्जिद का संख्या ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पर भी एक बात है, क्या पूरे भारत के सभी लोग, सभी हिंदू एडुकेटेड है? बिग क्वेश्चन। दुबई मानो चलो कम पॉपुलेशन के हैं, जितना लोग है एडुकेटेड है मान लिया। भारत के हिंदू मूर्ख नहीं है? केस्टोपुर के गली में निकल जाओ, ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है। कितना लोग तुमको अंडर एडुकेटेड मिलेगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी भारत में मंदिर से ज्यादा काउंटिंग में मस्जिद तुमको भर भर के मिलेगी। तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट्स ऑल अबाउट लिबरलिज्म, एंड दिस इज कॉल्ड सेकुलरिज्म। ये रियलाइज करो तो पता चलेगा, अब जितना इतिहास में ढूंढोगे मिलता है। अब चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर पॉइंट ऐसे, फिर मुस्लिम को इधर क्यों नहीं खींचा गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर? मुस्लिम लॉ के अंदर उनका कुछ पर्सनल नियम होते हैं। मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं जानता, इसलिए मेरा बोलने का राइट नहीं, क्योंकि मैं इतना मुस्लिम लॉ पढ़ा नहीं। अगर पढ़ता तो मैं शायद डिटेल्स में अभी उसी में क्लास चला लेता। मुस्लिम लॉ में दो लॉ है मोस्ट प्रोबेबली। एक सारिया लॉ आता है, पर्सनल शादी ब्याह फैमिली मैटर्स में होते हैं, और एक होता है कुरान जो धार्मिक उनका मेन होता है। मोस्ट प्रोबेबली आई एम नॉट श्योर, सारिया लॉ में फैमिली कैसे चलना होता है इसके बारे में बोला गया। और उसमें किसी इंसान का, उनका मानो कोई अनडिवाइडेड बिजनेस फैमिली तो मुस्लिम में भी बहुत है। और इवन आज के डेट में भी अगर देखा जाए, जब बाकी हिंदू लोग टुकड़ों टुकड़े गैंग में बांट रहे हैं, मैंने जॉइंट फैमिली से हम लोग अभी धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली में बदल जा रहे हैं, मैं हिंदुओं का बात कर रहा हूँ, वहां पर मुस्लिम आज भी जॉइंटली रहते हैं। इवन मुस्लिम में 4 शादी पे अलाउड होते हैं एज पर देयर रिचुअल्स। 4 शादी करके 4 बीवी, बीवी जो एक ही इंसान का 4 बीवी है, वो लोग भी एक साथ रहते हैं, उनका बच्चा लोग भी एक साथ रहते हैं। तो ये जो जॉइंटली रहने का उनका कल्चर है आज भी, भाई भाई भी रह जाता है और अपने अंदर भी रह जाता है। तो जॉइंट कल्चर तुमको आज मुस्लिम फैमिली में हिंदुओं से ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड मैं इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मैंने अंदर से, क्योंकि हम लोगों में तो खत्म हो रहा है ना। पॉइंट इज, तो प्रॉब्लम कहाँ है? सर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो जो जॉइंट फैमिली में जो राइट आता है ना संपत्ति में, वो मुस्लिम लॉ में अलग है। जॉइंट फैमिली में संपत्ति में जो राइट आता है वो मुस्लिम लॉ में अलग है। इसलिए हम उसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर नहीं रखते हैं, ऐसा लॉ हमें बताते हैं। ऐसा मैं नहीं बता रहा, लॉ हमें बताते हैं। अब इसके पीछे कोई राजनीति है या नहीं है, आई डोंट नो, इतना ज्ञान नहीं है तो बात नहीं करूंगा। और अगर ज्ञान हो भी तो उसमें मैं चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा। सर ये तो हो गया ना दोगलापन, हाँ ठीक है, कभी कभी दोगलापन अच्छा है। अच्छा, तो क्या लिखा सर? मुस्लिम कैनॉट फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अंडर हिंदू, अंडर हिंदू लॉ, ठीक है, अंडर हिंदू लॉ। हिंदू मुस्लिम कैनॉट फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अंडर, इवन आप लोगों में से जो लोग मुस्लिम भी है, प्लीज आप लोग बात को ना पर्सनली मत लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ। जो एज पर लॉ है वही बता रहा हूँ, और जैसे सिचुएशन देश में दिख रहा है उसको बता रहा हूँ। इसमें खुले मन में चर्चा हो सकता है, बट पढ़ाई करने के टाइम पे इतना खुले मन का चर्चा का जरूरत नहीं है, ठीक है।
अच्छा, अब हिंदू में कंट्रोवर्सी करेंगे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम हो गया, अब हिंदू के अंदर कंट्रोवर्सी करेंगे। ये सब लिखा रहता है किताब में, मैं जानबूझ के नहीं कर। देयर आर टू ब्रांचेस। कितना ब्रांचेस हैं? टू ब्रांचेस। दो तरह का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का ब्रांच हो सकता है। क्या क्या? बोलो। दाया भागा और मिताक्षर। वेरी गुड सर। तो एक तरफ लिख दो दाया भागा, दूसरी तरफ लिख दो मिताक्षर। ये दाया भागा कहाँ चलता है? वेस्ट बंगाल में चलता है और असम में चलता है। और मिताक्षरा कहाँ चलता है? रेस्ट ऑफ इंडिया में चलता है। सर दाया भागा लो हमें क्या सिखाते हैं? अंडर दाया भागा no member have a right, no member have a right to claim the right to claim a proportion, the right to claim a partition, right to claim a partition, ठीक है। द कर्ता, द कर्ता of the family, the कर्ता of the family as per own will, as per own will distribute the property, distribute the property। बाई बट किसी को प्रॉपर्टी का राइट नहीं मिलता। प्रॉपर्टी का राइट कैसे आते हैं? कर्ता के इच्छा के अनुसार। कर्ता माने हेड ऑफ द फैमिली। अगर हेड ऑफ द फैमिली का इच्छा हुआ तो हेड ऑफ द फैमिली किसी को प्रॉपर्टी का भाग दे भी सकता है या फिर ना भी दे सकता है। ये बेसिकली नॉर्मली पापा का कॉन्सेप्ट आता है। हेड ऑफ द फैमिली माने फादर, ठीक है। फादर अगर चाहे तो बच्चा को प्रॉपर्टी का पार्ट दे सकता है, अगर ना भी चाहे तो ना भी कर सकता है, ठीक है। जो मैं आपको बोल रहा था लिखा कि नहीं? Under Income Tax Act, Jain undivided families and Sikh undivided families would also be assessed as age। अब जैन सिख का फैमिली कॉन्सेप्ट ना एग्जैक्टली हिंदू कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही बना हुआ। स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, ये जो आपको मैं लिखा रहा हूँ, क्या लिखा रहा हूँ? स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। जरूरत पड़ने से लिख लो आप हेडिंग में, जो मैं शायद लिखा है नहीं। स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, स्कूल माने थॉट्स, हिंदू लॉ का थॉट्स जो चले आ रहे हैं वेस्ट बंगाल एंड आसाम में, और जो चले आ रहे हैं रेस्ट ऑफ इंडिया में एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड आसाम। दायभागा स्कूल एंड मिताक्षरा स्कूल। दायभागा स्कूल में क्या लिखा है मैं लिखा देता हूँ उसको शॉर्ट में, लेकिन यहाँ पर थोड़ी डिटेल्स में दिया है, नहीं तो आप लोगों को मन में चल सकता है कि कंट्रोवर्शियल पॉइंट तो सिर्फ अपने मन से ही बोल सकता है। नहीं सर, कंट्रोवर्शियल पॉइंट मैं अपने मन से नहीं बोलता हूँ, ठीक है। मेरे को मौका देता है मेरा मेरा क्या बोलते हैं सोर्स, ठीक है। तो इसलिए मेरे को मिल जाता है। ऐसे बचपन से मेरा एक आदत है कंट्रोवर्सी करना, ठीक है। तुम किसी चीज को हाँ बोलो मैं उसको ना में बदल दूंगा, तुम ना बोलो मैं हाँ में बदल दूंगा। इसको लेके फैमिली में भी बड़ा झमेला होता है। मेरे मैं मैम और मेरे भाई के बीच में, अपने मैम के भाई के बीच में, हम तीनों कोलकाता में एक साथ ही मोटी मोटी बड़े हुए हैं। मैंने आने के बाद से वो भाई अपने हिसाब से, हम लोग अपने हिसाब से। तो जब से हम लोग एक साथ हैं तब से एक चीज मैंने, अगर किसी मुद्दे पे कोई झगड़ा हुआ किसी मैटर्स पे, ठीक है, तो अगर मान कि भाई कुछ बोल रहा है तो मैं उसका उल्टा ही बोलूंगा, ठीक है। तो भाई आजकल क्या हो गया, अब तो आजकल मैच्योर हो गया हम लोग ना, मैं बोलता है कि अच्छा मैं अगर ये बोल भी दूंगा तो ना ही बोलेगा। नहीं अभी पता चल गया, पहले तो झगड़ा इसलिए होता था क्योंकि एक दूसरे को समझते नहीं थे। अभी पता चल गया कि ठीक है तू, मैं बोलूंगा हाँ तू बोलेगा ना, ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल। तो आजकल मैं भी थोड़ा सोच समझ के बोलता हूँ।
मैच्योरिटी हम भी, मेरे में भी हो रहा है, तो जो भी हो, तो कंट्रोवर्सी करने का आदत मेरा थोड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो दयावगा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ एकदम देखो क्लियर कट क्या बोलता है, नो बॉडी एक्वर्स द राइट शेयर इन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ एज लॉन्ग एज द हेड ऑफ द फैमिली इज लिविंग। मैंने जब तक मेरा पापा जिंदा है तब तक वो प्रॉपर्टी में मेरा राइट नहीं है। मैं पापा के घर में रह सकता हूँ पापा की इच्छा के अनुसार, लेकिन अगर मेरा इच्छा अलग है तो मेरा पापा मुझे प्रॉपर्टी का राइट ना भी दे सकता है, लेकिन अगर उसका इच्छा नहीं हुआ तो बोलेगा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो नहीं। दस द चिल्ड्रन, मैंने कई बार होते हैं ना जिंदा रहते रहते पापा, ठीक है हमको आप लोगों के साथ नहीं रहना, हमको अलग कर दीजिए। ये बात वेस्ट बंगाल एंड आसाम के लोग नहीं बोल सकते जब तक पापा है। अगर पापा के मर्जी में रहना है तो परिवार में रहो, नहीं तो काटो, और अपने मर्जी से चलो और अपने पॉकेट से चलो। पापा के होटल में जगह नहीं, बड़ा होने के बाद होता है, ठीक है, बड़ा होने के बाद होता है। तो चिल्ड्रन डू नॉट एक्वायर एनी राइट शेयर इन दी फैमिली। पुराने जमाने का उत्तम कुमार का मूवी अगर कभी देखोगे, बंगाल का फेमस, तुमने शायद नाम जरूर सुना होगा। बंगाल का मैंने जैसे हिंदी मूवी में जैसे दिलीप कुमार का नाम आता है या राजेश खन्ना का नाम आता है, वैसा बंगाली मूवी का पुराना एक्टर है उत्तम कुमार, ठीक है। तो किसी को भी आज भी अगर कोई एक्टिंग करता है, हाँ हाँ बड़ा उत्तम कुमार है, इट्स अ काइंड ऑफ दैट। इवन देयर इज अ मेट्रो स्टेशन उनके नाम पे, टॉलीगंज बोल के एक जगह है ना, और टॉलीगंज स्टेशन में जब भी मेट्रो में जाओ क्या बोलते हैं सुन लेना, टॉलीगंज नहीं बोलते, महानायक उत्तम कुमार, उन्हीं के नाम पे तो ये पर्सन है। तो उत्तम कुमार का मूवी अगर कभी आप देखोगे उनके मूवी में, बंगाली मूवी है सारा उनका, दो चार हिंदी मूवी किया उन्होंने। उसके मूवी में ऐसे होता था कि एक खड़ूस बाप होता था, और उत्तम कुमार मॉडर्न जमाने का था, मैंने मूवी का कहानी ऐसा होता था। तो वो खड़ूस बाप के साथ इसका बनता नहीं था, और फिर वो बाप उसको निकाल देता था। फिर वो स्ट्रगल करके अपने पैर में खड़ा होके वापस आता था, और फिर अपने मर्जी से जिंदगी, फिर उसका पापा बोलता था कि ठीक है हमसे थोड़ा सा, नहीं तो फिर वो बोलता था नहीं नहीं पापा कोई बात, ठीक है। तो कहानी का कुछ ऐसे ही होता था, ठीक है। ठीक है, इसको बंगाली में बड़ा अच्छा बोलते हैं, बोले तेजो पुत्र कर दे, तेजो पुत्र कर दे। तेजो पुत्र माने प्रॉपर्टी से निकाल देगा, मैंने वो अपना बेटा नहीं है, काइंड ऑफ दैट। क्यों? वो एक मूवी था सप्तपदी बोल के, एक मूवी था, बड़ा फेमस मूवी है, उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन का। सुचित्रा सेन, ये जो राइमा सेन और राय, इसको नहीं जानते, बॉलीवुड में भी काम किए हैं, बड़ा बड़ा आंख, बहुत सुंदर देखने में होते हैं। राइमा सेन एंड रिया सेन, नाम नहीं सुना तुम लोग? फेमस मॉडल है एंड एक्ट्रेस है, ठीक है। तो उनका माँ, उनका माँ तो नाम मुनमुन सेन है, उनका दादी मैंने उत्तम कुमार के सुचित्रा सेन, बहुत ब्यूटीफुल है, कभी गूगल कर लिया। मैंने अभी तक का उनके जैसा ब्यूटी इंडिया में बहुत कम आए। कहाँ गया चालू? तो उस मूवी का कहानी ऐसा था, ये तेजो पुत्र वाला, उस मूवी में सुचित्रा सेन जो बना है वो एक क्रिश्चियन लड़की बनी, ठीक है। सुचित्रा सेन एक क्रिश्चियन लड़की बनी है, और ये उत्तम कुमार हिंदू का लड़का है। तो उत्तम कुमार को सुचित्रा सेन से प्यार हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि वो क्रिश्चियन लड़की से शादी कर रहा है, कल्चर अलग है, तो इसके कारण पापा उसका, माने जो खड़ूस पापा है उसका, वो आपत्ति करता है और उसको घर से निकाल देते हैं। और उसको प्यार कैसे हो गया, वो कहीं पर माने गया था, फिर उसको चोट लग गया था, और ये सुचित्रा सेन शायद किसी मिशनरी में काम करता था, तो फिर उसको सेवा करके उसको ठीक किया, तो प्यार हो गया, तो काइंड ऑफ, ठीक है। तो गजब गजब मूवी है सर, मैं एक टाइम पे ना ये सब मूवी बहुत देखता था, घर पे सब लोग देखता था, ब्लैक एंड व्हाइट में आता था, लेकिन बहुत स्वीट लव स्टोरी दिखा था, अच्छा लगता है। मैंने बिना कुछ शो ऑफ किए बिना भी रोमांटिक सिनेमा हो सकता है, ये इसके लिए पुराना मूवी देखो। आज के जमाने में रोमांस के नाम पे तो क्या ही दिखाते हैं, जो देखने लायक हालत नहीं होते, सामने कोई रहेगा तो आंख बंद करना पड़ता है, ठीक है। बट उस जमाने में ना सीरियसली रोमांस अगर हो भी रहा है ना, तुम क्या, बच्चा भी साथ में बैठ के देख सकता है कि हाँ ये एक बेसिक नेचुरल चीज दिखा रहा है, ठीक है। आज के जमाने की तरह नहीं है कि मूवी में अगर कोई सीन चल रहा है तो फिर ए बात बंद कर, सब आंख बंद कर, माँ बाप पास बैठे हैं ना, क्या करेंगे।
इसलिए आजकल तो ऐसा हो गया कि मूवी का कहानी और स्क्रिप्ट बिना पढ़े कभी माँ पापा को बोल भी नहीं सकते चलो एक मूवी देख ले। क्या पता कहाँ कौन सा क्या घुसा देगा। फिर तो फिर वो बीच वाला सीन में फिर, हाँ, फिर एक बार तो ऐसा हुआ था, पापा को बोले कि सिनेमा देखना है चलो ना, ठीक है, फिर वो सीन आ गया, ठीक है, फिर ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं इधर रहूं कि ना रहूं, भागो कि ना भागो, भागना भी खराब होगा, ठीक है, फिर चुपचाप ऐसे, हाँ, कब निकलेगा ये, ठीक है, ठीक है, फिर मेरा बहन था, अरे वो उसमें ना एक चीज चल रहा है उसको एक बार देखना उसमें क्या चल रहा है, वो खबर में कुछ आया है, फिर चेंज कर दी, फिर 2 मिनट बाद वापस आया, ठीक है, मैंने भाई फिर से और तो नहीं आएगा, मैंने फैमिली के साथ नहीं देख सकते आज के डेट में। Nobody acquires the right share in the property by birth as long as the head of the family is living. The children do not acquire any right share in the family property as long as his father is alive. And only on death of the father, the children will acquire right and share in the property. Hence, the father and his brother would be the co-personer of the each will. मैंने पापा और चाचा, ताऊ जी, जेठू, काकू, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं, और बाकी दुनिया में, माने बाकी भारत में, दुनिया में नहीं, बाकी भारत में क्या चलते हैं, वन एक्वर्ड्स द राइट टू द फैमिली प्रॉपर्टी बाय हिज बर्थ, नॉट बाय सक्सेशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हिज एल्डर्स आर लिविंग और नॉट। माने माँ के पेट में आते ही, देखो क्या बोलते हैं, एवरी चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली एक्वर्ड्स ए राइट शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी। जैसे ही माँ के पेट में आ गया, बाहर निकला, प्रॉपर्टी में राइट आ गया। अच्छा है, अच्छा है ना, सही है। लेकिन इसका एक कहानी बताता हूँ, रियलिटी, रियलिटी कुछ और है। रेस्ट ऑफ इंडिया को अगर मैं नॉर्थ इंडिया मानूं, रेस्ट ऑफ इंडिया को अगर मैं नॉर्थ इंडिया मान, लाइक दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एटसेट्रा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सम एक्सटेंट ऑफ बिहार, यहां पर क्या है, लड़की का शादी कराने के बाद लड़की इतना पराया हो जाते हैं कि लड़की के घर का पानी तक नहीं पिया जाता। कुछ पुराने विचार आज भी चलते हैं। लड़की का स्पेशली राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली साइड में लड़की के घर पे, हाँ, पुराना कल्चर जो अभी भी है, अब समय बदल रहा है, लेकिन जो ओल्ड विचारधारा आज भी है, मैंने लड़की का शादी करवा दिया ना, शादी के टाइम पे लड़की के शादी में ये लोग बहुत खर्चा करता है और इतना देता है लड़की को शादी के टाइम पे, लेकिन बाद में वो लड़की पापा के प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं करने आता है। और इसलिए जब भी जाते हैं ना लड़की के घर पे, नॉर्थ इंडियन फैमिलीज लोग, मैं खराब का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको कल्चर का डिफरेंस दिखा रहा हूँ। जब भी जाएगा, इसलिए देखना मारवाड़ी फैमिलीज में या नॉर्थ इंडियन फैमिलीज में, लड़की के घर पे ना, माने जब भी जाते हैं ना बहुत लेके जाना पड़ता है, लाइक कुछ भी, माने कुछ भी देके जाओ जो अच्छा होगा उनके लिए, माने थोड़ा दिखावा भी हो जाते हैं, लाइक कुछ भी गिफ्ट करो तो गिफ्ट वैल्यूएबल होना चाहिए। जब भी आप जाओ ना, ज्यादा लेके जाओ, कम करके मत लेके जाओ, क्योंकि नहीं तो इज्जत खराब हो जाएगा लड़की के घर में। मैंने बेसिकली लड़की को थोड़ा सा शादी के बाद पराया ही समझा जाता है। पराया इन द सेंस, अगर उन्हें अपना ही बेटी है, जैसे बंगाल का बात अगर मैं आपको करूं, बेटी के शादी के बाद भी बेटी इतना पराया नहीं। इवन इवन अगर बेटी बोलता है कि मुझे पापा के प्रॉपर्टी में चाहिए, भाग चाहिए, तो बंगाल में मिलता है, दे देता है। बट नॉर्थ इंडियन कल्चर में अगर बेटी बोलेगा ना हमको प्रॉपर्टी में भाग चाहिए, तो ये समाज में नाक कट जाता है कि शादी के बाद लड़की प्रॉपर्टी में, पापा के प्रॉपर्टी में भाग मांगने आ रहा है। ये नॉर्थ इंडियन कल्चर इस बात को पसंद नहीं करता, बंगाल में भी पसंद नहीं करता, बट अगर कोई जरूरत सिचुएशंस पड़े या फिर ऐसा हो तो इट्स नॉट अ बिग डील, दे देते हैं। मैं आपको करंट सिचुएशंस बता रहा हूं, ऐसे होते। बाकी आप अपना ऑब्जर्वेशन में क्या देखोगे मुझे बता, ठीक है। लेकिन रूल कुछ और ही बोल रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये बात लड़की लोगों के केस में ही होता है, मैंने ये जो मैंने अभी बोला, जो जो डिफरेंस मैंने नजर किया, ये मैं मैंने शादी वाले लड़की के केस में ही ये चीज देखा है। लड़का लोगों के केस में ऐसा कुछ नहीं। उल्टा बंगाल में तो लड़का लोगों के साथ ही ज्यादा होता है, वो जो तेजो पुत्रो करने वाला concept। मैंने अपने ही बेटा को बाहर कर देते हैं ड्यू टू देयर, मैंने क्या बोलते हैं उसको, मैंने कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, माइंड कॉन्फ्लिक्ट,
नॉर्थ इंडिया में ऐसे नहीं होते, नॉर्थ इंडिया के बच्चे लोग ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में आते भी नहीं, लड़का लोग, वो पापा के बिजनेस में ही बैठेगा। कल्चरल कॉन्सेप्ट बताओ। बंगाल के लड़के लोग अगर पापा का बिजनेस है ना छोड़ के चला जाएगा, कुछ और कर लेगा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होगा। नॉर्थ इंडिया में पापा के साथ बच्चे का कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, लड़का का। क्यों? वो बिजनेस करेगा पापा के हिसाब से ही एकदम, माँ पापा जैसे बोलेगा वैसे बहू लाएगा। ये प्रेम बिहार का चक्कर नॉर्थ इंडिया में कम है। कौन सा? अरेंज मैरिज नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है। मैं थोड़ा बहुत कॉम्पिटेटिव, मैं आपको इसका एक सिंपल सा चीज बता रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया में ये ज्यादा है। ये इसका एक सिंपल सा लॉजिक दिखा रहा हूँ, आज के डेट में ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है। ये जो पार्क में जो आशिकीगिरी चलता है कपल्स का, ये तुम अगर नॉर्थ इंडियन पार्क में जाओगे ना, स्पेशली उत्तर प्रदेश साइड में, इन सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, वहां पर भगाता है। ठीक है। हमारे बंगाल में या फिर इस सब साइड में तुमको ये सब प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई करता है, बट कॉम्पेटिटिवली यहाँ पर प्रेम में इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना नॉर्थ इंडिया में है। इसका मतलब नॉर्थ इंडिया में माँ बाबा का बच्चा लड़का जो है वो एकदम माँ पापा का ही लड़का है। मॉम्स क्या बोलते हैं उसको? मम्माज बॉय, यस। वहां पर मम्माज बॉय आपको ज्यादा मिलेगा कॉम्पेरेटिवली। कॉम्पेरेटिवली इसका मतलब ये नहीं कि इधर नहीं होता है। ये जितना मैंने कल्चरल मैटर्स में देखा, मैं वो ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ, ये किताब में लिखा नहीं है। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सब ऑब्जर्वेशन से आपको मोटा मोटी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में भी एक आइडिया मिलेगा। और शादी के टाइम पे ऐसे भर भर के देते हैं नॉर्थ इंडियन फैमिली ना, बेटी बेटी के शादी में भर भर के देते हैं ताकि नाक ना काटे। इनको नाक काटने का बड़ा चिंता होता है कि नाक कट जाएगा। बंगालीज में ऐसे नहीं है, ठीक है यार शादी देते हैं, बाद में बोलेगा तो और दे देंगे। ठीक है। नहीं, सबका अपना अपना है, मैं किसी को सही गलत नहीं बोल सकता। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं करते, इट्स अ कल्चरल डिफरेंस। अपना बेटी को प्यार करता है, लेकिन देयर इज सम डिफरेंसेस, और कुछ नहीं। जो भी हो लिख लो। समझ गए मिताक्षरा और दाई भागा? बोला था ना कंट्रोवर्सी हो ही जाएगा, मैं चाहूं ना चाहूं। इस शॉर्ट में लिख दो, एज पर मिताक्षरा हिंदू लॉ, every member have a right to claim a partition। हरियाणा में अगर कोई किसी लड़का किसी लड़की को लेके भागता है, और अगर उनका सेम गोत्र निकलता है, जैसे नॉर्मली सेम गोत्र में शादी किसी का नहीं होता है, बंगाल में भी नहीं होता है, नॉर्थ में भी नहीं होते है, साउथ में भी नहीं होते हैं। अगर गोत्र सेम निकलते हैं अगर पता चले, और ऐसे तो भागना ही गड़बड़ है, और बाद में पता चले कि गोत्र भी सेम है, तो ये लोग ना वो लड़का लोगों को या लड़की फैमिली मार देता है। ऐसा केसेस या किस्सा हरियाणा में बहुत होता है, बहुत होते हैं, मार देते हैं। ठीक है। ये शादी भॉइड हो जाते हैं उनके समाज में। और अगर शादी भॉइड है ना, अगर ये शादी, पहला बात तो भागा क्यों? भागना गुनाह है। उसके बाद तुम सेम मैंने फैमिली लिनिएज में कर रहे हो, बेसिकली वो पता नहीं चलता है, गोत्र कैसे पता चलेगा सब तो। और आजकल गोत्र कौन मान रहा है? नॉर्मल प्रेम विवाह में तो ये सब मानते ही नहीं है लोग, मैरिज में मानता है। प्रेम में किसको पता चला कि किसका गोत्र क्या है? गोत्र पूछ के थोड़ी ना प्यार प्यार करते हैं। एक दूसरे का नाम ही पूछते, कौन पूछते कि तुम्हारा गोत्र बोलो, फिर जाके तुमसे मैं प्यार करूंगा। और ये हरियाणा में तुम ये अनुष्का शर्मा का मूवी देखा था, NH10, उसमें सेम काइंड ऑफ कहानी तो दिखाया गया। उसी मूवी का गाना है क्या? NH10 का कुछ गाना भी काफी फेमस हुआ। नहीं, हाँ उसका गाना नहीं तो मैंने कुछ और सोचा, लेकिन NH10 में ये सब दिखाया गया। वही गुड़गांव या साइड का कहानी।
तो मूवी में ऐसे कहानी दिखाते क्यों नहीं? कुछ तो है सामाजिक सिस्टम। चलो, तो एज पर मितलक्षरा हिंदू लॉ एवरी मेंबर हैव ए राइट टू क्लेम ए पार्टीशन द राइट जनरेट बाय द वे ऑफ बर्थ। द राइट जनरेट बाय द वे ऑफ बर्थ, जन्म के साथ साथ ही राइट आ जाएगा। ठीक है, बस इतना काफी, ज्यादा जान गए। ऐसे एग्जाम में आपको मितक्षरा दया बाबा के बारे में छोटा बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन पे पूछ सकते हैं, ज्यादा डिटेल्स में कुछ पूछेगा नहीं। बट क्या है ना, ये सब टैक्स लॉस के पीछे का मैंने बैकग्राउंड है, थोड़ा जानना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक बात और, अगर मानो कि आप मारवाड़ी हो, बिहारी हो, या कोई और उड़िया हो, बंगाल में रहते हो, 30 साल से ज्यादा बंगाल में रह गए, तो आप पे कौन सा रूल लागू होगा? मैंने आप चाहो या ना चाहो आपको बंगाली बना ही दिया जाएगा, क्योंकि ये सामाजिक सिस्टम पे बना। 30 साल से ज्यादा जो है ना, वो यही का हो गया। जो कोर्ट में डिस्प्यूट होगा वो इसी का कोर्ट करेगा, कोलकाता हाई कोर्ट करेगा। तो कोलकाता जुरिस्डिक्शन या बंगाल जुरिस्डिक्शन में जो भी होगा वो बंगाली रूल के हिसाब से ही करेगा, वो आपका राजस्थान का नियम इधर नहीं चलेगा। अब मैं बीच बीच में राजस्थान क्यों खींचता हूँ? क्योंकि मेरे घर में दो साइड है ना। हाँ, उस तरफ भी सेम, अगर कोई बंगाली उधर रहता है तो उधर भी अगर वो 30 साल से ज्यादा उधर रहता है तो उसके ऊपर उधर का ही रूल लागू होगा ना। वो ये नहीं बोल सकते कि हमारे बंगालीज में ऐसे नहीं चलते। 30 ईयर्स, 30 ईयर्स इनफ होता है सर, अपना आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए। बहुत होता है 30 साल। 30 साल आप जहां रहोगे ना, वहीं का रंग लगेगा आपको। जैसे मैम की फैमिली तो बंगाल में मोर देन 100 ईयर्स है। मोर देन 100 ईयर्स, मैं एक दिन हिसाब लगा रहा था, करीब 150 साल हो गया शायद। 150 साल से मैम लोगों का फैमिली बंगाल में है। मैम का घर ही 100 साल का है, इतना पुराना ब्रिटिश जमाने का घर। अरे, आज भी मिट्टी का, मैंने फ्रंट साइड में आज भी वो पुराना मिट्टी का 2 माला बिल्डिंग है, ऊपर से टीना लगा हुआ है, पीछे वो लोग अपना पक्का मकान है, लेकिन आज भी वो ब्रिटिश मॉडल का जो घर है आज भी है गांव में। इसलिए मैम का पापा जब बात करते हैं, अगर किसी से बात करेगा कि जब तक वो अपना नाम नहीं बोलेगा ना, कि समथिंग अग्रवाल नहीं बोलेगा, कोई पता ही नहीं कर सकता कि ये इंसान मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। एकदम नॉर्मल बंगाली बोलते, इसलिए मैम का बंगाली भी इतना अच्छा। लेकिन मैम से भी ज्यादा मैम का पापा, मैम को फिर भी कोई कोई बोल देता है कि नहीं नहीं आप नॉन बंगाली हो, ठीक है। लेकिन मैम का पापा के बातों में तुमको हिंदी कम पता चलेगा, बंगाली ज्यादा पता चलेगा। लेकिन हाँ, मैम का माँ जो है वो हिंदी में पढ़ाई की है, तो उनके अंदर आपको नॉन बंगाली दिखाई दे देगा। लेकिन पापा को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। रंग तो लग ही जाता है, क्या ही कर सकता। चलो, अच्छा, पार्टनरशिप बिजनेस का रेट चार्ट लिख लिए थे आप लोग? सॉरी, पार्टनरशिप बोल रहे हैं, एचयूएफ का। एचयूएफ का रेट वही होता है जो इंडिविजुअल का होता है। लिख लो एक बार, अगर नहीं लिखे तो। देखो, ये जो न्यू 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 रेट जो है एचयूएफ का, उसके एक दे दो, 115 बीएससी बोल के न्यू रेट बोल के एचयूएफ का दे दो। ठीक है, उसमें अप टू 3 लाख नील, 3 लाख से 7 लाख 5, 7 से 10, लिख लिए? लिख लो, एचयूएफ जहां पॉइंट लिखे हो ना उसके नीचे लिखो, तभी वो बाद में पढ़ने के टाइम पे कनेक्ट कर पाओगे कि एचयूएफ में न्यू रेट क्या लगता है। एचयूएफ पे न्यू रेट क्या लगता है, लिख लो सर। एचयूएफ का आइडिया दे दिया, एचयूएफ का रेट लिख लो, टैक्स रेट। एचयूएफ फैमिली को कितना इनकम पे कितना टैक्स देना पड़ता है एज पर न्यू सिस्टम, मैंने न्यू रेजिम। लिख लो सर, मैं और लिखा नहीं रहा हूँ, जस्ट बोल दे रहा हूँ आपको।
एज पर न्यू रेजिम टोटल इनकम का कॉलम बना लो, रेट ऑफ टैक्स का कॉलम बना लो। सिंपल इतना लिख लो, इतना प्यार से भी ना लिख भी तो भी चलेगा, ऐसे बस इतना लिख लो, रेट बोल के एक कॉलम बना लेना और एक बस इतना लिखना अप टू करके लिख देना, अप टू 3 लाख @नील। ऑनलाइन में सबको मेरा बात सुन के लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? आई एम नॉट जोकिंग सर, मैंने एचयूएफ के नीचे भी एचयूएफ का रेट होना चाहिए, एचयूएफ के नीचे एचयूएफ का रेट होना चाहिए, क्योंकि वो बाद में जब आप रिवाइज करोगे तो आपको फटाफट कनेक्ट हो जाएगा। अप टू 3 लाख नील, 3 to 7 5, 7 to 10 10%, 10 to 12 15%, 12 to 15 20%। अच्छा एक चीज, ये जो रेट अभी दे रहा हूं मैं, दिस इज फॉर May 25 ऑनवर्ड्स। जो लोग जनवरी में या दिसंबर में एग्जाम में जा रहे हैं उनके लिए ये रेट लागू नहीं है, जो पहले सिखाया गया वही लागू। ठीक है, ये उसी लोगों के लिए है जो मई जून और ऑनवर्ड्स। ठीक है, मई जून 2025 ऑनवर्ड्स जिनका एग्जाम है उनके लिए ये रेट लागू होता है। अब 15 लाख 13%। तो अगर आप एचयूएफ हो और इतना इनकम करते हो फैमिली बिजनेस से तो ये आपका हिसाब बनेगा। अच्छा ओल्ड सिस्टम आपका क्या लगेगा एचयूएफ का, लिख लिया? ओल्ड सिस्टम क्या लगेगा, ये वाला, जो इंडिविजुअल का बिलो 60 का रेट है वही लगेगा। अप टू 2,50,000 @नील, 2,50,000 to 5,00,000 @5, 5,00,000 to 10,00,000 @20 एंड अबव 10,00,000 @30। ये ओल्ड रिजिम का टैक्स रेट है एचयूएफ का। ठीक है, ये ऑनलाइन में सबको मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलो सर। Yes, sir. हाँ सर, यस सर। Yes, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, ओके चलो एचयूएफ के मोटा मोटी बेसिक हो गया, आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप और एलएलपी बेसिक थोड़ा बात लिख लो कि व्हेन टू और more persons when two or more persons joining hands together with a common objective, with a common objective and common एक्शन। ऑब्जेक्टिव कॉमन होना चाहिए और एक्शन कॉमन होना चाहिए, माने जिस उद्देश्य से आ रहे हैं और जो काम करेंगे दोनों कॉमन होना चाहिए। अगर चार्टर्ड फर्म खोलते हो आप लोग पार्टनरशिप में, ठीक है, या सीएस फर्म खोलते हो पार्टनरशिप में, तो सेम ऑब्जेक्टिव के लिए आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक जन चार्टर्ड फर्म में अकाउंट संभाल रहे, दूसरा जन चाय बेच रहा है, या फिर किसी ने ब्यूटी पार्लर खोल लिया और एक जन टैक्स फाइलिंग कर रहा है। क्या है ना, हम लोग का पार्टनरशिप है। कैसे पार्टनरशिप कि ना, मैं टैक्स फाइलिंग का काम करता हूँ, वो ब्यूटी पार्लर चलाता है। समझे? इसको पार्टनरशिप नहीं बोलते, दिस इज कॉल्ड कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड कॉमन एक्शन। ठीक है, सो व्हेन टू और मोर पर्सन joining hands together with a common objective and common action and register by an instrument, register by an instrument, इसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। डीड माने समझते हो? एग्रीमेंट जो बनता है, वेरी गुड सर, उसे इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। पार्टनरशिप डीड नोन एज पार्टनरशिप फॉर्म।
टैक्स रेट नॉर्मली इसका क्या होता है, फ्लैट होता है। चलो एक बार अपडेट देख लेते हैं क्या है, कुछ अपडेट है क्या? नहीं, 30%। फार्म एंड एलएलपी का 30%। लोकल अथॉरिटी का भी लिखा ही नहीं है, जब लिखाएंगे तब लिख लें। फार्म एलएलपी फ्लैट 30%। फ्लैट 30% का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे होते हैं सर, चलो बताना मुझे। हाँ, इनकम अगर आपका 1 लाख का है, कितना टैक्स भरोगे? 30%। 30% कितना होता है? 30,000। ऑनलाइन में कोई पूछ रहा था। अच्छा, इनकम अगर आपका 10 लाख होता है, कितना टैक्स भरोगे? 3 लाख। এটা কত লিখেছি? ও একটা জিরো বেশি হবে। 10 लाख पे 3 लाख। इनकम अगर आपका 1 करोड़ होता है, कितना होगा? 3 करोड़, सॉरी 30 लाख। 30 लाख। इनकम अगर आपका 10 टका है तो कितना भरोगे? 3 टका। इनकम अगर आपका 10,000 का लॉस है, कितना भरोगे? 3,000 लॉस कर देंगे। कई बार ना फ्लो में स्टूडेंट को मैं देख रहा हूँ, वो बोलते बोलते सर -3,000। ठीक है, तो बेसिकली लॉस में नील रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन टैक्स थोड़ी ना भरेंगे। 3,000 का क्या लाभ? हम्म। हाँ, मैंने टैक्स इनकम पे होता है, लॉस पे टैक्स नहीं होता है, इसलिए सब्जेक्ट का नाम इनकम टैक्स है, लॉस टैक्स नहीं है। आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? इनकम टैक्स। लॉस टैक्स है क्या? सरकार अगर इस दिन कभी ऐसा चालू कर दे कि भाई हमें नहीं पता, आप इनकम करो लॉस करो, हमें तो देना पड़ेगा, बस विद्रोह होगा, विद्रोह। ओनली टैक्स। जैसे, नहीं देखो एक चीज है, जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, चाहे आपका इनकम हो उस लोन को यूज करके या ना हो, बैंक को देना पड़ता है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप खुद की मर्जी से लोन लिए तो आपको देना तो पड़ता है ना, लाभ करो या लॉस करो। लेकिन सरकार के केस में तो सरकार हमें तो ऐसे डायरेक्टली कुछ देता तो नहीं है। क्यों सर? ठीक है, डायरेक्टली कुछ देता नहीं है, लेकिन हमें सरकार को टैक्स तो देना पड़ता है। सरकार हमें इनडायरेक्टली देते हैं, हमारे लिए चीजें बनाते हैं, हमारे ही पैसे से हमें बना के देता है, और फिर से हमें चार्ज करता है। एक गजब ही सिस्टम। ठीक है। ममता दीदी कभी कभी ऐसे चिल्ला के बोलते हैं, चाहे ममता दीदी हो या मोदी हो, सब बना के दिए हैं, सब करके दिए हैं। ठीक है, ठीक है, दीदी दीदी तो गजब बोलते हैं। আমি করে দিয়েছি, সব তো করে दिलाम। ठीक है, सब করে दिलाम। হ্যাঁ, আমি করে দিয়েছি, মানে ऐसे बोलेगा जैसे उन्होंने नहीं किया। मैंने, ठीक है आप ही नहीं किया, लेकिन पब्लिक का क्रेडिट दो। एक्चुअली बोलना क्या चाहिए, ये हम लोगों ने किया, ऐसा बोलना चाहिए। दिस इज डन बाई अस, नॉट बाई मी और आई। ये मैं कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। आप ममता दीदी बने हो, आप मोदी बने हो, हमारे लिए बने। हम आपको बना है बोल के आप बने, लेकिन नेता बनते ही आप सब भूलने क्यों लगते हो? सब मैं करके दिया। हाँ, कुछ दिन पहले आपका औकात ही क्या था? क्यों भूल जाते हैं ये लोग कि अगर इनको हम ही ने बनाया, अगर बिगाड़ेंगे तो हम ही बिगाड़ सकते हैं, अगर हम लोग एक हैं तो। प्रॉब्लम है, हम एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि सबका अपना अपना रोटी सेकना होता है ना। चलो, टैक्स रेट लिख लिया, 30%। याद रखिएगा। नेक्स्ट, AOP। AOP, मुझे जैसे ये AOP ऐसे करके बोलते हैं, मुझे क्या याद आता है बोलो तो? वो मूवी का, गोलमाल मूवी का, तुषार कपूर। हाँ,
करते ना। आई थिंक वही उसका लास्ट रोल है, उसके बाद और कुछ है ही नहीं। देखो सर, पापा बड़ा एक्टर हो या बड़ा बंदा हो तो बेटा को प्रमोट जरूर कर सकता है, लेकिन बेटा टिकेगा कि नहीं टिकेगा ये बेटे के हुनर पे ही डिपेंड करता है। कितना प्रमाण इसका है ना। पापा प्रमोट करने से आप प्रमोशन आपका हो जाएगा, लेकिन प्रमोशन के बाद आप टिक पाओगे कि नहीं टिक पाओगे ये टैलेंट पे ही निर्भर करता है। नेपोटिज्म जरूर हो सकता है, मैं नेपोटिज्म को इग्नोर नहीं करता, पर मैं एक चीज जानता हूं कि नेपोटिज्म करके कोई किसी को सक्सेस नहीं दिला सकता। हाँ उसको, देखो भाई, अगर मेरा पापा ने अगर मेरा माँ पापा कुछ कब किया है जिंदगी में तो उसका एडवांटेज बच्चे को मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, है ना। अगर मैं अच्छा करूंगा तो मेरे बच्चे को उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। जैसे श्रीदेवी का बेटी, क्या नाम है उनका, जानवी। जानवी को जो पहला मौका मिला था, वो मूवी का नाम क्या था, धड़क। उन्होंने अच्छा किया है काम, क्या है, अच्छा किया, मूवी अच्छा चला है, मूवी में काम भी अच्छा किया है। अब जानवी का करियर आगे बनेगा कि नहीं बनेगा ये फुल्ली डिपेंड करता है उसके टैलेंट पे। तो ऑब्वियसली श्रीदेवी के बेटी होने के नाते उसको एक फर्स्ट मूविंग एडवांटेज जरूर मिलेगा, लेकिन वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा वो उसकी टैलेंट पे निर्भर करता है। और मैं देख रहा हूँ कि वो धीरे धीरे अच्छा कर रहा है। ऐसे तो मुझे स्टार्टिंग में दोनों कॉम्पिटिटर के रूप में आया था, सैफ का बेटी, उसका नाम क्या है, सारा। ठीक है, सारा अली, वो सच में टैलेंटेड है काफी, मैंने उसका एक्टिंग सिस्टम काफी नॉर्मल लगता है। जानवी को मेरे को थोड़ा सा लगा था कि थोड़ा सा मैंने आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ज्यादा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ वो भी काफी मैच्योर हो रहा है। ठीक है, मैं फॉलो करता हूँ चीजें। ठीक है, धड़क मूवी देखा था मैं। ठीक है, तो मुझे लगा था क्या करेगा श्रीदेवी का बेटी, ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मूवी में सच में रुला दिया था। तो अगर मूवी रुलाया, डायरेक्टर ने अकेला थोड़ी रुला देगा, जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं उनको उनको कुछ नहीं है, उनका कुछ तो होना चाहिए ना। धड़क मूवी का वो गाना गजब, गाना जो है वो गाना सच में गजब है। मेरे साथ एक कोइंसिडेंस हुआ था, धड़क मूवी मैं इतना कोइंसिडेंटली देखा था। मैं एक्चुअली उसी साल उदयपुर ट्रिप किया था, उसी साल। और आने के बाद एक दिन संडे था तो मैम ने मुझे बोला अच्छा नहीं लग रहा यार, तो कुछ मूवी दिखाना। तो मैं बोला एक मूवी है श्रीदेवी का बेटी का, देखेगा, और शाहिद कपूर का भाई ईशान खट्टर, दोनों का। मैं बोले मुझे इच्छा नहीं कर रहा था, मैं बोले देख ना क्या किया है, न्यू कमर है कैसे किया है। मैंने चल देखते हैं। तो चालू होते ही ना वो पहला शूटिंग का सीन जो दिखाया वो उदयपुर, मैंने एक्चुअली एग्जैक्टली वहां पर मैंने 2 दिन पहले ही एक कबूतर उड़ने का एक फोटोशूट को अपने कैमरा में किया था। उसको लेक पिछोला बोलते हैं, वहीं पर खड़ा होकर किया था जहां पर वो शूटिंग का पहला सीन स्टार्ट होता है। हम बोले ये तो लेक पिछोला है, यहाँ पर क्या कर रहा है ये लोग। हम बोले ये तो उदयपुर है। तो फिर मैम बोलते हैं मूवी अच्छा लगे बुरा लगे घूम के आए तो देखना है। तो मैम मेरे तरफ देख रहे हैं, मैं मैम की तरफ देख रहा हूँ। अरे गजब है यार, मैं अभी ऐसे तो इट्स रियली, कहाँ शूटिंग होगा किसको पता, हम थोड़ी ना शूटिंग कहाँ हुआ उस देख के मूवी देखने जाते हैं। लेकिन ये इत्तेफाक हो गया था। आज भी हम लोग कभी कभी बात करते हैं कि ये 2018 का बात है, 18 या 19 के स्टार्टिंग का मूवी आया, और उसी रेट में हम लोग उदयपुर जस्ट उसके पहले ही घूम के आए। और एकदम मैंने मूवी चालू किया और उसमें वो जहां पर हमने कबूतर उड़ने का एक फोटो अपने मोबाइल में किया था, सेम टू सेम, और ये तो लेक पिछोले जगह पहचाना पहचाना लग रहा है। फिर जैसे ही पैलेस दिखाया और फिर बाकी जैसे बाकी चीज पूरा उसमें दिखा दी, उदयपुर में ही है पूरा घटना दिखा, पता चल गया। ये चीज अच्छा लगता है ना, जब आप किसी चीज, जैसे इसने बनारस घूम गया है और आके कोई बनारस का मूवी देखता है तो तुमको अच्छा फील होगा कि नहीं। कोलकाता का भी मूवी जब दिखाते हैं ना अच्छा लगता है, अरे ये तो श्याम बाजार का 5 पैसा दिखा है। वो पीकू मूवी में अमिताभ बच्चन का सारा शूटिंग कोलकाता में हुआ। तो हम लोगों को खबर मिला था, तो उस टाइम पे हम लोग श्याम बाजार में ही रहते थे। तो खबर आया कि अमिताभ बच्चन श्याम बाजार में शूटिंग करके गया है, पूरा दिखा रहे हैं वो। सुबह 5 बजे उठ के श्याम बाजार, और उस टाइम पे मेरा ऑफिस था डालहौजी में। ठीक है, मैं उस टाइम पे ऑडिट का काफी काम वगैरह करता था। तो
और जिस जिस मोड़ पे मैं घूमता हूँ, मैं रोज जाता हूँ, वहीं पर शूटिंग हुआ था। तो मैं बोला अरे ये तो यहाँ पर आया था, पता चलता तो आ ही जाते, एक बार देख रहे बच्चन साहब को, है ना, लीजेंड है भाई कुछ भी। मैम बोलते अरे श्याम बाजार में आया था तो मेरे को सुबह लेके नहीं गया मैं थोड़ा देख के आता, शूटिंग भी देख लेता और बच्चन साहब को भी देख लेता। अच्छा, फीलिंग आता है सर, नॉर्मल बात। तुम लोग शूटिंग देखते हो कभी? आप लोग उधर नहीं होते शूटिंग? पता नहीं। मैं ये सब लोकल मूवीज का शूटिंग देखा हूँ, ऐसे नॉर्मल जो लोकल होता है ना वैसा। भीड़ बहुत होता है यार। When two or more persons joining hands together with common action, common objective and action, common objective and action, but not registered by an instrument is known as AOP. मैंने एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनने के लिए आपको कोई एग्रीमेंट करने का जरूरत नहीं है, कोई डीड बनाने का जरूरत नहीं है। बस ऑब्जेक्टिव एंड एक्शन कॉमन होने से आपको, आपका जो भी जितना लोग आप मिलकर एसोसिएशन बनाए हो, उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा जा सकता है। ठीक है, इनका भी सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है। टैक्स रेट इनका वही इंडिविजुअल की तरह ही है। इंडिविजुअल एओपी बीवाई, हाँ सेम टू सेम, फटाफट कॉपी कर लो। ऐसे भी करके लिख सकते हो, इंडिविजुअल न्यू रिजिम एंड इंडिविजुअल ओल्ड रिजिम, सेम एज इंडिविजुअल न्यू रिजिम एंड इंडिविजुअल ओल्ड रिजिम। ये देखो सर आगे HUF पेज पे ज्यादा ब्रैकेट्स, सेम एज इंडिविजुअल न्यू रिजिम एंड ओल्ड रिजिम, ऐसे करके लिख। हाँ सर बराबर। Same as individual old and new, individual old and new rich। बाद में पुट कर दीजिएगा, नहीं तो सेम एज की वो ढूंढते रह जाओ। अच्छा, फिर आ जाता है हमारा BOI। कौन होते हैं ये जो आज सुन रहे हो ना ये सब बातें, इसके बाद ये सब बात और कभी नहीं होगा शायद। ठीक है, माने सिर्फ क्वेश्चन के अंदर होगा, लेकिन ये सब चीजों के बारे में और बात करने का कभी आके मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं तो ये सब क्या है ना, क्या है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन ये कहानी जो आज सुन ले रहा है उसके दिमाग में रह जाएगा कि इसका कहानी क्या है, इसके पीछे क्या है, HUF क्या है, दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, फिर उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस पूछे आपको, ये चीज तंग नहीं करेगा, ये क्या नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये तो एक होता है ना मन में। ये सब वर्ड्स हम लोग पहले थोड़ी ना कभी किसी जगह में सुने हैं या सुनते हैं, ये सब तो टैक्स के अंदर ही आता है। तो ये सब कॉमन चीज नहीं है। तो जो चीज अनकॉमन बातें हैं, जो स्पेशली टैक्स स्पेसिफिक मैटर्स में बनाया गया है, अगर आप इसका जड़ को थोड़ा समझ जाते हो तो चीजों याद रखना आसान होता है। कितना रट्टा लगाओगे, नेचुरली याद रखना है ना, समझ रहे हो सर? जैसे कल बिजनेस लॉ के क्लास में एक बहुत सुंदर सा एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मुंह से निकल गया था एक सुंदर बात। तो एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर पढ़ रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा है, तो दिमाग में तो चलता ही मेरा उल्टा सीधा चीज है। तो कल एक बहुत ही अच्छा उल्टा सीधा चीज निकल के आया। मैं बोले देख, याद वो चीज रहता है जो हमें समझ में आता है, और हम भूल उस चीज को जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आते। अब तो इसको पढ़ाई छोड़ के गर्लफ्रेंड को ही सोच ले। एक लड़का ने पूछा, अगर तुम गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी चीज समझो, वही याद रह जाते हैं जिसे तुम समझ पाते हो। जिंदगी में कितना लोग आते हैं जाते हैं, है ना, लेकिन जो समझ में आ जाए वो दिमाग में और दिल में रह जाए। जो समझ में नहीं आया वो ना तो दिल में है ना तो दिमाग में है।
तो समझाने के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी बाहर निकल के मैं एक एग्जांपल दी। बोली मेरा कभी कभी जैसे आप लोग भी आगे आगे ऐसा फील करोगे, जैसे हम लोग अभी थोड़ा सा एज हो रहा है, मिडिल एज में जा रहे हैं, मैंने 30 पार कर गए है ना, अब धीरे धीरे 40s की तरफ जाएंगे। जैसे तो मैं अभी मिड 30s में ही हूँ, लेकिन अभी क्या है ना, चेहरा बदल गया है। ठीक है, तो कई बार बचपन वाले दोस्त लोग मिल जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई क्या रे कैसा है, तो मैं ऐसे कौन है पहचान नहीं पाता, लेकिन वो तो मेरे को पहचान लिया ना, मेरा ये उखड़ा हुआ फेस भी वो पहचान पा रहा है, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पा रहा हूँ। कितना बुरा बात है। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग दोस्त बने कभी एक साथ थे, उसने मेरे को समझा था पर मैं उसको नहीं समझा था, तभी आज भी वो मेरे को याद रखता है जब मेरा फेस भी बदल गया। उसका भी फेस बदला है, लेकिन ना तो मैं उसका नाम याद कर पा रहा हूँ। हाँ इतना याद कर पा रहा हूँ कि हाँ दोस्त है, जिस तरह से बात कर रहा है, नहीं तो क्यों करता, लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं रख पा रहा। इसका मतलब मैं उसको समझ ही नहीं पाया था, लेकिन उसने मेरे को समझा था। तो जो समझ में आता है वो याद रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हुई या जिंदगी में कोई बंदा। कुछ गलत बोला? ये जो रियलाइजेशन है कुछ खराब रियलाइजेशन है, बहुत अच्छा रियलाइजेशन है। मैं खुद इस बात को बाद में रियलाइज किया, मैं क्या बात कह दिया। अगर बॉलीवुड में होते ना वायरल हो जाता। बॉलीवुड में तो वायरल हो जाते हैं, पॉडकास्ट होता है। वही चलेगा। कुछ दिनों से देख रहा है कि शाहरुख खान और अरिजीत सिंह का माने तारीफ हो रहा है, उसी का पॉडकास्ट चल रहा है कि मानो शाहरुख खान के बारे में कितना लोग अच्छा बोला है, बस उसी उसी को बस पॉडकास्ट में चल रहा है। अलग अलग पॉडकास्ट कि मैं शाहरुख के साथ काम किया था, शाहरुख ऐसे हैं, शाहरुख अच्छे हैं, शाहरुख अच्छे हैं। अरे भाई इतना लोग शाहरुख को अच्छे बोल रहे हैं, मैंने बेसिकली शाहरुख खान के उस मैटर्स में इतना वायरल चला है कि शाहरुख अच्छा बन ही गया। अरिजीत सिंह के बारे में अभी चल रहा है कि हर कोई अरिजीत सिंह के बारे में बोल रहे हैं, इवन जो उनके कॉम्पिटिटर्स है वो भी बोल रहे हैं कि हर कोई अरिजीत सिंह नहीं बन सकता, हर कोई अरिजीत सिंह नहीं बन सकता। ये बात तो सही है, हर कोई अरिजीत सिंह नहीं बन सकता। अलग है यार इसका, बहुत अलग, बहुत अलग है। मैंने इतना दर्द के साथ गाना और इतना सिंप्लिसिटी विदाउट एनी सेलिब्रिटी एटीट्यूड, आज भी अपने होम टाउन में बिना मैंने किसी इसका स्कूटी में घूमना। सीरियसली ये जो अरिजीत ने जो अचीव करके दिखाया, ये मानने लायक। लिख लिया बीओआई का सेम, टैक्स रेट सेम है, सेम एज इंडिविजुअल्स एंड सेम एज इंडिविजुअल्स ओल्ड एंड न्यू। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, व्हेन टू और मोर individuals joining hands together दिलजीत दोसांझ जी आया था कोलकाता में कॉन्सर्ट में, बड़ा भीड़ हुआ। वो गया था, घूमने गया था, हावड़ा हावड़ा ब्रिज, दक्षिणेश्वर गया है, हावड़ा ब्रिज गए हैं, और जो फूल मार्केट का बात नहीं करता हूँ मैं, एशिया का लार्जेस्ट फ्लावर मार्केट। ठीक है, वहां पर तो चलने का भी जगह नहीं है, वहां पर घूम के आया। वो गरीब लोग जो फूल बेचता है, ठीक है, उनके साथ फोटो खींचा। वो मैंने सीढ़ी वगैरह भी गंदा हालत, वहीं पर बैठा, लेकिन वो कोलकाता का पुराना एक मैंने स्वैग है, ओल्ड स्वैग। वहां पर बैठा, हावड़ा ब्रिज में घूमा और नॉर्मल नॉर्मल फोटो लिया। लोग फूल लेके कंधे में बैठे, उसका फोटो लिया, मैं उसका लिया था। ये इसका मेरा मेरे पास ना वो जगह का बहुत फोटो है, क्योंकि मैं हर साल सरस्वती पूजा में जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जाना चाहता है, मैं उसको लेके जाता था। ऑलवेज हर साल वो फूल मार्केट में जाना, वहां पर फूल लेना, और वहां पर उस एरिया का एक पुराना कोलकाता को देखना। हर साल तो मेरे हर स्टूडेंट्स का फोटो, और उसी जगह में वो गया, पुराना कोलकाता का चांद लेना। मैं तो देखे मैंने भाई ये जगह घूम लिया, क्योंकि वो जगह नॉर्मली लोग जाते नहीं है, क्योंकि कोई फैसिलिटीज नहीं है उधर। इवन तुम्हारे पैर में कांटा भी चुभ सकता है। हाँ,
मैंने कोई फैसिलिटीज कुछ नहीं है, मैंने इतना मैंने कंजेस्टेड बाजार है कि चलने का जगह नहीं, और थोड़ा अगर बारिश हो जाए तो इतना कीचड़ हो जाते हैं कि तुम ठीक से चल भी नहीं सकते। मैंने सिर्फ वही जा सकता है जिसको ये सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो फैंसी रोड्स। मैं तो जब भी कोई लड़की लोग बोलता था सर हमको जाना है, मैं बोले भाई अपना सेफ्टी, या तो बॉयफ्रेंड जुगाड़ करो या तो दोस्त जुगाड़ करो, क्योंकि सीरियसली मैं सेफ्टी नहीं ले सकता। मैंने तुम ऐसे हैं वहां पर गिरोगे ना तो फूल में ही गिरोगे। गिरोगे तो नॉर्मल नहीं गिरोगे, फूलों के ऊपर ही गिरोगे, लेकिन गिरना तय है। मैंने जो लोग ऐसे नॉर्मल है ना, ऐसे चल रहे हैं ऐसे, वो कभी भी गिर सकता है। अरे इतना बड़ा बड़ा फूल का बोरा लेके लोग चलते हैं, इवन किसी को कुछ दिखता भी नहीं है आंखों से, वो तुमको ऐसे ही चपेट देके चला जाएगा, और फिर तुम झगड़ा करने जाओगे, कोई झगड़ा का फायदा नहीं है, तुम इधर गिरोगे फिर इधर से उठाएगा फिर इधर गिर जाएगा। रात को 2 बजे से वो मार्केट बैठता है और सुबह 7 बजे तक चलता है, उसके बाद नॉर्मल होता है। इतना भीड़ होता है। हम लोग जाते हैं 5 साढ़े 5 बजे के आसपास जाते हैं सरस्वती पूजा के टाइम पे। लास्ट 2 साल से मैं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले हर सरस्वती पूजा में गए हैं। अलग ही एक मजा आता है। और क्या फूल, मैंने क्या चाहिए तुमको, बस बताओ क्या चाहिए बताओ। मैंने कौन सा ऑर्किड चाहिए, कौन सा फूल चाहिए, पूरा पूरे भारत में जो मिलता है पूरा ईस्टर्न इंडिया में सारा फूल उधर आता है। फिर यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है, और बड़े बड़े लोगों के घर पे वो बुके बन के भी चल जाता है। और ये लोकल फूल मार्केट में जितना लोग फूल लेके बैठते हैं सब वहीं से आते हैं। और इवन यहाँ से बाकी और भी स्टेट्स में भी जाते हैं स्पेशल पैकिंग कर। लार्जेस्ट फ्लावर मार्केट इन एशिया, दैट इज इन कोलकाता। अरे तुम इसलिए तो बोला कि उधर तुम ऐसे उसको तुम थोड़ा ऊपर से देख सकते हो। हावड़ा कोलकाता साइड से हावड़ा ब्रिज को पैदल जाओ, ठीक है, पैदल जाओ, जाने के टाइम पे जैसे ही हावड़ा ब्रिज में चढ़ते हो उसके ऊपर से नीचे देखो तो थोड़ा दिखाई देगा। मैंने एकदम हावड़ा ब्रिज में चढ़ते ही इधर साइड से नीचे देखो, चढ़ने के बाद ही नीचे थोड़ा सा जाके देखो तुमको दिखाई देगा। रोज बैठता है, रोज रोज का मार्केट है। लेकिन नीचे जाने का साहस तभी करना अगर साथ में कोई लड़का है तो, नहीं तो साहस मत करना, क्योंकि सीरियसली आप लोग जैसे लोगों के लिए तो बहुत चिंता हो जाएगा। लेकिन कोई लड़का साथ में है तो ओके जा सकते हो, लेकिन वही वहां पर कहाँ पैर रखे हो आपको पता नहीं, कहाँ पैर रख रहे हो, मैंने कीचड़ है नीचे, फूल है, क्या है, नॉर्मल सरफेस है ही नहीं। और अगर बारिश हो जाए और 2 4 वो गुलाब का कांटा का टाइम पे गुलाब का कांटा वगैरह होता है, तो ये थोड़ा डेंजर, इसलिए बूट पहन के ही जाओ, ठीक है। तो बहुत डेंजर होता है बारिश में, तो बहुत बहुत। और वो दिलजीत दोसांझ जी वो जगह घूम के आए हैं। हाँ, वो तो खाली टाइम पे ही गया था, और अगर खाली तो नहीं कर सकता, वो खाली टाइम पे ही गया। खाली कैसे करेगा, वो मेन मार्केट है, उसको खाली नहीं कर सकता। तो when 2 or more persons individual joining hands together with common objective, बहुत कहानी सुना रहा हूँ से आज, अभी हल्का हल्का पढ़ रहे हैं बेसिक्स में, इसलिए थोड़ा कहानी चल रहा है। विथ कॉमन ऑब्जेक्टिव। अच्छा इसमें ऑब्जेक्टिव कॉमन है, एक्शन कॉमन कॉमन नहीं है। इसके एग्जाम्पल में पूजा कमेटी से दूं। पूजा कमेटी एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है या क्लब भी हो सकता है, क्योंकि क्लब में अलग अलग काम होते हैं। एक क्लब के अंदर कुछ लोग चाय भी पीते हैं, उसका भी एक जगह लगा हुआ है। कुछ लोग स्नूकर भी खेलते हैं, कुछ कैरम भी मार रहा है ना। कुछ लोग सट वो क्या बोलते हैं सुट्टा भी लगा रहे हैं, ठीक है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी उसमें होते हैं। तो अगर डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे पूजा में कुछ लोग, पूजा ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पूजा है, लेकिन पूजा के नाम पे और भी चीजें चलते हैं। सब कोई एक ही काम कर रहा है ऐसा नहीं बोल सकते, इसलिए एक्शन कॉमन ना भी हो सकता है लेकिन ऑब्जेक्टिव तो कॉमन है, दैट्स। तो इसको कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सर टैक्स रेट बता दो। सर टैक्स रेट इसका सेम है, सेम एज इंडिविजुअल, न्यू एंड ओल्ड। हाँ, और कौन रह गया, कंपनी।
इसको एक बार लिख लो, टैक्स रेट लिख लो, फिर कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा लिखा देता हूँ। कंपनी लिख के आज छोड़ देंगे। कंपनी के बारे में दो चीज देख सकते हो, एक इंडियन कंपनी है, इसके बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A में बोला गया है, एज वेल एज सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 में बोला गया है। और एक को आप लिख लो फॉरेन कंपनी, इसके बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 23A में बोला गया, डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट है। नाउ इंडियन कंपनी क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं, इसके बारे में बोलते हैं कि इंडियन कंपनी मीन्स ए कंपनी, सिंपल इतना लिख दो, इंडियन कंपनी मीन्स ए कंपनी which is incorporated and registered under the Companies Act 2013 or any previous Companies Act। जैसे कि पहले क्या था, ठीक है। टैक्स रेट के बारे में डोमेस्टिक का क्या बोला, थोड़ा सा ट्विस्ट है, नॉर्मली 30%, ठीक है। हाँ फॉरेन का चेंज किया, 35 किया, 40 से कम कर दिया, पहले 40 था, ऐसे ही बीच बीच में थोड़ा बहुत चेंजेस दिख जाता है, इसीलिए बहुत माइन्यूटली पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कंपनी नॉट ऑप्टिंग फॉर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115BAA एंड 15BAB, ऐसे कंपनीज के बारे में बोल रहे हैं कि टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसीप्ट अगर 22-23 में 400 करोड़ के नीचे है, डोमेस्टिक में ही 22-23 के टर्नओवर अगर 400 करोड़ के नीचे है आपका, तो आपके 25% का टैक्स लगता है फ्लैट, और अगर आधा डोमेस्टिक में आ जाते हो 22-23 को छोड़ के तो 30% का आ जाएगा, ठीक है। इतना है डोमेस्टिक का, ठीक है। लिख लिया, लिख लो सर, डोमेस्टिक को डोमेस्टिक के नीचे लिख लो, पढ़ने के टाइम पे याद रहेगा। लिख लिया ना, कौन सा फार्म एंड LLP माने पार्टनरशिप वाला हो गया, 30% बोला था। लोकल अथॉरिटी मैंने अभी तक पढ़ा है ना, इसलिए लोकल अथॉरिटी का अलग से लिखा है। इधर अभी कंपनी का बात कर रहा हूँ, इसलिए कंपनी दिखा रहा हूँ। कंपनी में जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, फॉरेन कंपनी, इसके बारे में थोड़ा सा लिख। फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी which is incorporated and registered outside India, but establish a place of business in India। सिंपल, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है बट रजिस्टर्ड आउटसाइड में। टैक्स रेट रिसेंटली चेंज है सर, मैंने मई जून एग्जाम के लिए 35%, पहले 40 था, ये एक्चुअली इस बार के बजट में किया, ठीक है। 35%, थोड़ा सा सरकार ने कंपनी ने फॉरेन कंपनीज को थोड़ा छूट दिया है ताकि वो थोड़ा खुश होकर हमारे देश में इन्वेस्ट करें, ठीक है। चलो ये हो गया बेसिक। अच्छा एक ही चीज रह गया क्या, अच्छा ये लिख के चले जाओ ना, एक छोटा सा चीज रह गया तो फिर ये टॉपिक ना एक सर्टेन लेवल तक कंप्लीट भी हो जाए।
छोटा सा टॉपिक रहेगा ना, देरी जब हुई है हेडिंग कर लो, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन और लोकल ऑथोरिटी। एंड लिखो, हाँ एंड ही लिखो और मत लिखो, बिकॉज दीज आर दो डिफरेंट थिंग। तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के बारे में ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जो है ना, वो HUF AOP BY के हिसाब से ही उसका सिस्टम यानी टैक्स रेट। लेकिन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन कहते किसको है? ये बेसिकली मंदिर, मस्जिद, ट्रस्ट, ये सबको बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा लिखो, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के बारे में लिखो। जैसे मानो सिंपल तरीके से लिखो गॉड, ठीक है? क्या लिखोगे? गॉड। गॉड माने मंदिर का भगवान, चर्च का भगवान, मस्जिद का भगवान, जो भी है, ठीक है? क्या होता है, जैसे मानो कभी अगर दक्षिणेश्वर जाते हो, दक्षिणेश्वर में जो भी प्रॉपर्टी है, देखना वो पूरा प्रॉपर्टी, तुमको अगर कहीं पर कुछ प्रॉपर्टी लिखा रहेगा देवोत्तर ट्रस्ट बोल के लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? देवोत्तर ट्रस्ट, ठीक है? ये देवोत्तर क्या होता है? देवोत्तर माने देवता, ठीक है? देवता ट्रस्ट के नाम पे, ठीक है? जैसे वो माँ भवतारिणी का मंदिर है, माँ काली का, दक्षिणा काली भी बोलते हैं, भवतारिणी माँ के नाम पे ही वो पूरा ट्रस्ट का हिसाब किताब होता है। वो किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, उल्टा वहां से सरकार को इनकम होता है। हमारे देश में जितना भी हिंदू मंदिर है, आपको एक चीज बता दूं, हर एक हिंदू मंदिर बहुत इनकम करते हैं, और हर एक हिंदू मंदिर का इनकम का हिस्सा, इफ यू डोंट नो देन नो इट क्लियरली, ये पूरा हिस्सा सरकार को जाता है। मंदिर ट्रस्ट का डेवलपमेंट एंड मंदिर रिलेटेड मैटर को छोड़ के बाकी सारा पैसा गवर्नमेंट डेवलपमेंट पे अपने हिसाब से यूज करते हैं। उड़ीसा पे खबर लगा ना, पूरी जगन्नाथ का भी सेम कॉन्सेप्ट है। इसको लेके साउथ इंडिया में बहुत बात विवाद है अभी भी। कुछ जगह में थोड़ा मैंने रिवोल्यूशन करने का कोशिश किया है कि मंदिर को छोड़ दो ट्रस्ट के अंडर, इसको सरकारी हस्तक्षेप यहाँ से हटाओ। सरकारी हस्तक्षेप से कारण क्या हो रहा है ना, राजनीति हो रहा है मंदिर के अंदर। मंदिर का जो एक्चुअल पर्पस है वो खत्म हो रहा है। मंदिर का पर्पस है वहां पर जाके स्पेशल एनर्जी लेना, दैट द मेन पर्पस ऑफ द मंदिर। टेम्पल, हमारे देश में जो टेम्पल का कॉन्सेप्ट है, या किसी भी देश में, ये बेसिकली एक स्पेशल एनर्जाइज्ड कॉन्सेप्ट से डेवलप होता है। वहां जाने से आपको स्पेशल एनर्जी फील होता है, और वो एनर्जी आपको बाकी सारा दिन का जो काम है उसको बेहतर बनाते हैं। पुराने जमाने में जो टेम्पल्स होता था ना, उसका जो सीढ़ी होता था, वो सीढ़ी को इतने ऐसे एंगल्स में और ऐसे सिचुएशंस में जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट में बनाया जाता था कि उसमें चलने से आपके शरीर का हर एक जो एंगल्स या जॉइंट है ना, वो हर एक जॉइंट को उसका माने कनेक्ट करता था, और उसमें आपको ऑटोमेटिकली एक एनर्जेटिक कर देता। और वो मंदिर का जो ओवरऑल जो शेप एंड कोना होता था, वहां पर बैठने से जियोमेट्रिक वे में आप ऑटोमेटिकली एनर्जाइज हो जाओ। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। ये एक्चुअली वहां पर भगवान मूर्ति है नहीं है डजंट मैटर, तो मंदिर में जाकर बैठना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज। एक ये चीज आप कैसे रियलाइज करोगे? मंदिर में जाओ, जहां भीड़ भाड़ करके लोग पागल कर दिया जगह को, वो अलग बात है। लेकिन अगर तुम मंदिर में जाते हो, मैं जैसे 2 मंदिर में जाके मुझे रिसेंटली बहुत रियलाइज हुआ है, ऐसे पहले भी हुआ था लेकिन अभी बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा और रियलाइजेशन बढ़ रहा है। ये देवघर में बाबा धाम जो है ना, शिव जी का जो टेम्पल का जो गर्भगृह है बहुत पुराना, और पुरी जगन्नाथ, पुरी जगन्नाथ के अंदर जाके दर्शन करने के बाद तुम बाहर निकल के आ जाओ, क्योंकि अंदर तो बहुत भीड़ रहता है। तो वो जो मंदिर का जो सैंक्टम होता है, वहां पर किसी भी एक कोने में नीचे कहीं पर भी बैठ जाओ, 1 घंटा बैठे रहो, उसके बाद तुम वहां से निकलो, हम तुमको लिख के देते हैं कि तुम बोलोगे कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं। हाँ? मैंने वहां पर मैं फील किया कि 1 घंटा अगर तुम वहां पर बैठ जाते हो ना उस मंदिर सैंक्टम के अंदर, तुमको ना बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा, और अगर बाहर निकलते हो ना, यू फील दैट कि क्यों बाहर आए, अंदर ही अच्छा लग रहा था। तो मैं इसका जवाब ढूंढने का कोशिश किया, जवाब तो कुछ मिलता नहीं है।
बट इतना सोच लिया कि ऐसे जगन्नाथ देव को मिस कर शायद, लेकिन जगन्नाथ देव को तो देखा नहीं, जाना नहीं, बट वो एनर्जी को जरूर मिस कर। मैं एकदम आम आदमी की तरह बात की, एक साधारण इंसान क्या सोच सकता है, जो फील किया मैं वही बोला कि देयर इज समथिंग। ये सेम चीज मुझे बाबा धाम में भी हुआ था। ठंड के टाइम पे गए थे, शाम को संध्या आरती हुआ, चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हैं, आरती वगैरह सब हुआ। उसके बाद मैम बोल रहे हैं चले, मैं बोली क्या है, मंदिर क्या अभी बंद होगा, बैठे हैं। मैंने कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई खींच के बैठा के रखा है। जब होटल में आ रहे कहाँ आ गया, वहीं तो अच्छे थे। लेकिन ये सब नॉर्मल मंदिर में बहुत उतना नहीं होता है, ऐसे ना। जो स्पेशल टेम्पल्स जहां बना हुआ है ना, वो सीरियसली साइंटिफिक कुछ रीजन है। ये जहां जहां शिवलिंग होता है ना, ब्लैक कलर का, वो एक्चुअली क्या है जानते हो? वो आज का नहीं है। वो जब दुनिया बना था उस टाइम पे जो एटॉमिक सोर्स ऑफ पावर है ना, और एटॉमिक सोर्स का जो ब्लैक होल कॉन्सेप्ट आज भी साइंटिस्ट प्रमाण कर रहे हैं, वो ब्लैक होल का ही कुछ हिस्सा है जो धरती में आके जहां जहां गिरा था। वो सभी चीजों को हम लोग शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। इट्स बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए सब कोई शिव जी को छूना चाहता है। सबको बाबा बाबा बोल दिया तो लोग बाबा बाबा करके छूते हैं कि बाबा का आशीर्वाद मिल जाए। नो, ठीक है, आप बाबा मानते हो, बाबा मानो, मैं भी बाबा ही मानता हूँ, लेकिन इसका एक्चुअल रियल कॉज है कि वो एनर्जेटिक एक पत्थर है, उसको छूने से आपको थोड़ा एनर्जी मिलेगा। आप कभी शिवलिंग के बारे में पढ़ाई करो, पता चलेगा कि वो काला ही क्यों होते हैं। और जहां जहां ये शिवलिंग है, हर जगह में नहीं है। जो स्पेशल स्पेशल जो 12 ज्योतिर्लिंग का कॉन्सेप्ट है, दक्षिणेश्वर जाओगे ना, 10 12 शिव मंदिर दिखेगा। तो वही 12 शिव मंदिर, जहां जहां माँ काली का मंदिर होते हैं, वहां छोटे रूप में भी 12 ज्योतिर्लिंग जरूर होते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्यों है? ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या? ये ज्योतिर्लिंग मैंने एटॉमिक पावर को ही बता रहा है। ज्योतिर्लिंग, ज्योति मैंने क्या, एनर्जेटिक। वो ज्योतिर्लिंग बेसिकली वो एटॉमिक पावर का सोर्स है, जो दुनिया बनने के टाइम पे बिखरा हुआ था। अब आम आदमी को तो ये सब समझ में नहीं आता, किसी को बाप बना दिया, किसी को माँ बना दिया। हम लोग उसको बाप माँ सोच के पूजा करते हैं, ठीक है ना, नो इश्यू विद दैट, बट द रियल रीजन इज दैट। इग्नोर ना करें ये सब चीजों को, कभी जानो तो पता चलेगा। तभी इतना लोग सदियों से क्यों कर रहे हैं पागल। बाबा धाम में तो वो छू के पानी डाल के पूजा करना होता है ना, पहुंच नहीं पाते, इतना भीड़ होता है देवघर में। हमारे बाप रे, इतना भीड़ में हम लोग नहीं जा सकते यार, ऐसे घर मतलब हम लोग का शक्ति नहीं है इतना। वहां पर लोगों का जो शक्ति है, हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोगों का पागलपंती एक बार छुएगा उस ज्योतिर्लिंग को। उन हम तो कहते बाप रे, शिव जी भी क्या है ऐसे, इसको छूने के लिए पागल है। धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये छूने का कल्चर आज से नहीं है। उसको छूने से यू विल गेट सम एनर्जी, यानी जो सोर्स ऑफ पावर है वही एनर्जी आप में भी थोड़ा ट्रांसफर। समझ रहे हो कुछ? लॉट्स ऑफ थिंग्स देयर, ढूंढने निकलो खत्म नहीं होगा। अच्छा, इसका भी सेम टू सेम, सेम एज सेम एज इंडिविजुअल, ओल्ड एंड न्यू। तिरुपति बालाजी वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल है। शिरडी नासिक में इतना डोनेशन पड़ता है, महाराष्ट्र का सबसे मैंने हाईली डोनेटेड मैंने डोनेट पड़ने वाला मंदिर में से एक है, ट्रस्ट है। शिरडी में, वो नासिक डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। वहां पर सरकारी सभी काम वो मंदिर ट्रस्ट से पैसा लेके, बॉन्ड मैंने मंदिर के बॉन्ड से पैसा लेके सरकार काम करते हैं। आप समझ रहे हो कि सरकार क्यों इनको छोड़ेगा? छोड़ेगा नहीं। लोकल अथॉरिटी के अंदर क्या आ जाते हैं? म्यूनिसिपलिटी। म्यूनिसिपलिटी का रोजगार कहाँ से हो सकता है? जैसे शहर में हम लोग जो भी बिजनेस करते हैं, उसको लाइसेंस के लिए सरकार को फीस देना पड़ता है। टैक्सेस, घर है तो घर का टैक्स देना पड़ता है, म्यूनिसिपल टैक्सेस, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जहां पर है वहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट टाउन जो होते हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते हैं। पंचायत एरिया जो होते हैं गांव साइड में, इनका भी बहुत रोजगार होता है। जैसे अगर आपके गांव में नदी है, नदी से जो बालू निकाला जाता है ना, सैंड, वो सैंड से ये शहर का घर बनता है, ठीक है। तो वो सैंड को बेच के, उसका माइनिंग करके, वो लोकल पंचायत को बहुत रोजगार होता है। अगर आपके वहां पर पत्थर का खदान है या मार्बल का माइंस है, तो हर माइंस के तरफ से पंचायत को लोकल कलेक्शन मिलता है, जो पंचायत टैक्स के रूप में देना पड़ता है।
एज वेल एज पंचायत एरिया में तो छोटा मोटा टैक्स भी होता है, बट वो छोटा मोटा टैक्स तो उसका कुछ नहीं होता, उसका मेन इनकम आता है जो नेचुरल रिसोर्सेज गांव में मिलता है उसको निकाल के जो पंचायत को कलेक्शन होते हैं। तो गांव समझ के उसको ना फ्लावर मत समझे, ठीक है। गांव है क्या है, मैं आपको क्या बोला कि गांव के उस बाली से, उस सैंड से ये सारे शहर का बिल्डिंग बनता है। तो आप इमेजिन करो, एक लाल कलर का मोरम मिट्टी होते हैं, उसको हम लोग मोरम बोलते हैं, लाल कलर का बोल्डर मिट्टी या मोरम मिट्टी बोलते हैं, जो देखना जहां जहां वो रोड पे होते हैं ना वो थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है, लाल होता है। वो जिस गांव में मिलता है वहां पर मैंने वो बोल्डर खदान या माइनिंग बोलते हैं, वहां से निकाला जाता है। और ये कोलकाता एंड आसपास के डिस्ट्रिक्ट ना मिट्टी बहुत ही कीचड़ टाइप का है, माने थोड़ा बारिश में ही ना माने कीचड़ हो जाते हैं, क्योंकि गैंजेस डेल्टा है तो बहुत ज्यादा माने उस टाइप का कादा टाइप का है। लेकिन जो पथरीला लाल कलर का मिट्टी होते हैं, जो लैटराइट भी बोलते हैं उसको, वो लैटराइट माइन जहां मिलता है, माइन माने क्या, कुछ एरिया है उड़ीसा में, झारखंड में, बंगाल का भी कुछ जोन में, वहां से माइनिंग करके निकाला जाता है। फिर ये सब कोलकाता के आसपास की जगह में ना उसको पूरा एकदम बनाया जाता है। इवन पीच डालने से पहले, रोड बनाने से पहले वो पहले उसको डाला जाता है। तो जस्ट इमेजिन करो, जिस गांव से उसको निकाला जा रहा है उसको खर्चा नहीं होता, उसका इनकम नहीं होता, होता है, बहुत इनकम होता है नहीं यार, लॉट्स ऑफ थिंग। टैक्स रेट कितना है इसका, 30%, ठीक है। ये मोटा मोटी मेन पर्सन के बारे में पढ़ लिए। अगर कुछ बाकी रह गया हो तो कल बताते हैं, और फिर कल कुछ ना बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, टैक्स कैलकुलेशंस क्वेश्चन, ठीक है। अभी इजी लगेगा पढ़ाई, क्योंकि अभी डिफिकल्ट जो नहीं है, ये बेसिक्स है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा गप्पे भी ज्यादा मार लेता हूँ बात बात में, लेकिन 2 दिन 3 बाद और इतना इजी नहीं रहेगा। फिर आप लोगों का आंख देखने लायक होगा। अभी तो बड़ा मजा लग रहा है कि यार चलो यही है टैक्स, कुछ नहीं है। ओके सर, थैंक यू, बाय। Thank you, sir. 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 थैंक यू सर, थैंक यू सर, Bye, sir. बाय सर।